चलिए, ये रामायण वीडियो है करंट अफेयर्स का और हैंड रिटन की ही डिमांड थी। हैंड रिटन ही आपको दे रहा हूँ। परीक्षा खबरी, जैसा कि मैंने बताया, जो लोग परीक्षा खबरी बहुत काफ़ी बार रिवाइज कर चुके हैं, इसमें भी एक प्रकार से रिवीजन ही होगा, लेकिन थोड़ा फास्ट रिवीजन होगा। कुछ जो फैक्ट्स अगर छूट गए होंगे, आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे, तो इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है ना। और कुछ क्लैरिटी भी और आ जाएगी आपको। ये दो पार्ट में, हम 2 या 3 पार्ट में आपको रामायण वीडियो देंगे। पहला पार्ट और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यह है। ठीक है। इसके बाद का जो पार्ट होगा उस पार्ट वाइज, जैसे कि पुरस्कार एक साथ सूचकांक हो गए, उसमें एक साथ आपके खेल से संबंधित गतिविधियां हो गई, एक साथ जो सम्मेलन महत्वपूर्ण हुए, इस तरीके से वो लिस्टिंग हो जाएगी। ठीक है। लिस्टिंग, और अगर कुछ इसमें जैसे छूट गई घटनाएं, वो इसमें हो जाएंगे। तो चलिए, प्रभु का नाम लेकर के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार, इसका फुल फॉर्म है। 30 जुलाई 2025 को, थोड़ा तेजी से चलेंगे, ध्यान रखिएगा। 30 जुलाई 2025 को आंध्र प्रदेश के सी हरिकोटा से GSLV F-16 के जरिए सफलतापूर्वक इसको प्रक्षेपित किया गया। इसका वजन 2393 किलोग्राम है। इसकी लागत $1.5 अरब की लगभग है। 3 वर्ष के लिए पृथ्वी की निगरानी के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और नासा और इसरो का भारत और अमेरिका की इन दोनों महत्वपूर्ण संस्थाओं का पहला ये संयुक्त मिशन है। इसमें 2 रडार प्रणालियां हैं, नासा का एल बैंड और इसरो का एस बैंड। ठीक है। एल बैंड की बात करें तो घनी वनस्पतियों और बर्फ की परतों में प्रवेश करता है, जो ऊंचे पहाड़ों और बर्फ की चादरों में प्रवेश करता है। ठीक है। और एस बैंड जो है वो झाड़ियों जैसे छोटे पौधों पर केंद्रित है और कोहरे तथा दृश्यता को नियंत्रित करके विमान और नौवहन के लिए महत्वपूर्ण है। एविएशन और शिपिंग के लिए एस बैंड महत्वपूर्ण है। तो दोनों है, एक है इसरो का, एक नासा का एल बैंड है, इसरो का एस बैंड है। ठीक। और दोनों का अलग अलग कार्य है। इसरो ने एस बैंड रडार व अंतरिक्ष यान विकसित किया है। नासा ने एल बैंड रडार और कक्षा में परिवर्तन की योजना प्रदान की है। दोनों रडार प्रणालियों को इसरो के UR राव उपग्रह केंद्र में एकीकृत किया गया है। तो ये सभी महत्वपूर्ण कहाँ केंद्रित किया गया है, एकीकृत किया गया है दोनों प्रणालियों को? तो UR राव उपग्रह केंद्र में। विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में स्थित है। 15वां रामसर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को 15 जो रामसर सम्मेलन का है, वो आयोजित हुआ कहाँ पे? विक्टोरिया फॉल्स में। भारत के सतत आर्द्रभूमि जीवन शैली, सस्टेनेबल वेटलैंड लाइफस्टाइल्स जो कार्यक्रम है, उसको बढ़ावा देने संबंधी प्रस्ताव को इसमें अपनाया गया है। यह भारत के मिशन लाइफ पर आधारित है। ये जो सतत आर्द्रभूमि जीवन शैली है, मिशन लाइफ का जो आरंभ हुआ था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वर्ष 2021 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के COP26 में शुरुआत की गई थी। और ये आधारित है कि अपनी जीवन शैली में पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण के संरक्षण संबंधित, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाना। भारत के 3 शीर्ष बाघ घनत्व वाले अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? वर्तमान अभी हाल ही में आंकड़ा आया है, तो कर्नाटक का बांदीपुर, जहां पर बाघ घनत्व सबसे ज्यादा है, 19.83 बाघ प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। दूसरे स्थान पे कार्बेट नेशनल पार्क है, 19.56 बाघ प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और तीसरे स्थान पे असम का काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य है, जहां पे 18.65 बाघ प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। तो भारत के 3 शीर्ष बाघ घनत्व वाले, टाइगर डेंसिटी वाले जो शीर्ष वो हैं अभ्यारण्य हैं, कौन कौन है? बांदीपुर कर्नाटक का, कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का, और काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य असम का। रतड़िया री ढेरी जैसलमेर राजस्थान में यह स्थान है। हाल ही में हड़प्पा स्थल की खोज यहां पर की गई। थार रेगिस्तान में पहली हड़प्पा बस्ती है ये, याद रखिएगा। रातड़िया री ढेरी कहाँ? जैसलमेर राजस्थान में। डोनाल्ड ट्रंप 30 जुलाई 2025 को भारतीय आयातों पर 25% टैरिफ तथा रूस से व्यापार पर जुर्माना लगाने की घोषणा इन्होंने की, जिसके बाद
वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बना, भारत के साथ टेंशन भी बढ़ी और बाद में नॉर्मलाइजेशन भी हुआ, नॉर्मल भी चीजें हुई। कब हुई? जब भारत के जो प्रधानमंत्री हैं चाइना में जाकर के, हालांकि वो बहुत सारी चीजें थी, एक प्रोपोगंडा होता है कि विश्व स्तर पे प्रोपोगंडा चलता है, ठीक है, रियल में बात दूसरी होती है। भारत के अमेरिका से जो रिश्ते थे, हम आपको आईआर में पढ़ाएंगे, मेंस में, इतने भी बेकार नहीं हुए हैं व्यापारिक रिश्ते। भले वो टैरिफ लग गया, कुछ समय के लिए जो चीजें आती हैं, कुछ समय के लिए पति पत्नी में भी झगड़ा होता है ना, दोस्त यार में भी झगड़ा होता है, भाई भाई में झगड़ा होता है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि थोड़ी सी बात पे अलगाव हो जाता है। तो वैसा माहौल लोग बनाने लगते हैं, ठीक। तो फिलहाल ये भारतीय आयातों पर 25% टैरिफ तथा रूस से व्यापार पर, जो भारत ने रूस से व्यापार किया, खासकर तेल व्यापार जो था, तेल जो खरीदा, उसको लेकर जुर्माना लगाने की घोषणा की। दोरजिलुंग जल विद्युत परियोजना, दोरजिलुंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 1125 मेगावाट की परियोजना है, भूटान में आरंभ हुई है। किस नदी पर? कुरिची नदी पर, कुरिचू नदी पर भूटान में 1125 मेगावाट की परियोजना है। हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ड्रूक गीन पावर जो भूटान की कंपनी है तथा भारत की टाटा पावर कंपनी की भागीदारी में ये परियोजना निर्माण इसका किया गया है। ऑपरेशंस कुछ चले, ऑपरेशन हम एक साथ देंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो एक साथ हम लिस्टिंग वाला देंगे। ऑपरेशन महादेव, भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के आतंकवादियों को मारा गया। ऑपरेशन महादेव के दौरान ऑपरेशन महादेव इसके लिए चलाया गया। ऑपरेशन शिव शक्ति का था, ये भी एक पहल थी हमारी सेनाओं की, और जो सशस्त्र बल हैं, 2 आतंकी इसमें भी ढेर किए गए। इसके बाद ऑपरेशन नादर, ऑपरेशन केदार, इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। बारबाडोस हेड स्नैक दुनिया का सबसे छोटा ज्ञात सांप है। क्या नाम है? बारबाडोस हेड स्नैक, दुनिया का सबसे छोटा ज्ञात सांप। 20 वर्षों के बाद बारबाडोस में पुनः इसको खोजा गया, पुनः ये प्राप्त हुआ, इसलिए चर्चा में आया। कमचटका प्रायद्वीप रूस में स्थित प्रायद्वीप है, रूस का ये प्रायद्वीप है, प्रशांत महासागर में स्थित है। 8.8 तीव्रता का भीषण भूकंप यहां पर आया। चीन में कोमे या झूजी काओ चक्रवात इसके बाद आया, इसके प्रभाव से। इसके अलावा अमेरिका जापान तटों पर सुनामी का खतरा हुआ, कहीं कहीं सुनामी की स्थितियां उत्पन्न हुई। वधमना गांव नागपुर महाराष्ट्र में स्थित गांव है, देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का यहां पर उद्घाटन किया गया। देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन। सिमोन प्रोजेक्ट, सिमोन के तहत विकसित एआई रिबोट है। क्या नाम है इसका? सिमोन। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में इसको शामिल किया गया, सिमोन को, ठीक है। शशि प्रकाश गोयल 1989 बैच के आईएएस हैं, उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। गोमती नगर रेलवे स्टेशन लखनऊ में स्थित रेलवे स्टेशन है, उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन ये बना है, प्राइवेट रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का पहला है जिसका संचालन शुरू हुआ है। खालिद जमील, एआईएफएफ द्वारा भारतीय सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? खालिद जमील को। तो जो फुटबॉल टीम है, पुरुष सीनियर फुटबॉल टीम भारत की, उसके मुख्य कोच जो नए हैं, कौन है? खालिद जमील। दिव्या देशमुख 19 वर्ष की ये महिला हैं। 28 जुलाई 2025 को जॉर्जिया के बाटुमी में आयोजित फिडे महिला शतरंज विश्व कप में कोनेरू हम्पी जो भारत की हैं, ये भी महिला खिलाड़ी भारत की हैं, शतरंज खिलाड़ी, इनको हराकर इतिहास रच दिया, ठीक है, दिव्या देशमुख ने। इस तरीके से ये भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई। अन्य 3 कौन है? तो पहली कोनेरू हम्पी थी, दूसरी आर वैशाली, तीसरी हरिका द्रोणावली, चौथी कौन बन गई हैं? दिव्या देशमुख। 29वां एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ, जिसमें दिव्यांशी भौमिक ने अंडर 15 बालिका एकल वर्ग में खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। 36 वर्षों में पहली बार है जब भारत को यह खिताब हासिल हुआ है। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के लिए 1 अगस्त 2025 को घोषणा की गई। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को पहली बार मिला जवान मूवी के लिए। इसके अलावा विक्रांत मैसे, ये नवोदित कलाकार हैं, इनको भी 12वीं फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, दोनों लोगों को संयुक्त रूप से।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी फ्रॉम नॉर्वे के लिए। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड 12वीं फेल को, निर्देशक इसके विदु विनोद चोपड़ा हैं, इसके लिए मिला। बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी को मिला। बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का नाल 2 को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड सुदीप्तो सेन को द केरला स्टोरी के लिए प्राप्त हुआ। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का जो अवार्ड मिला कटहल मूवी को मिला। राष्ट्रीय सामाजिक व पर्यावरणीय महत्व की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड सैम बहादुर को मिला। ठीक है, किसको? सैम बहादुर को। सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड फ्लावरिंग मैन को मिला। हिंदी मूवी है ये। सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, नॉन फीचर फिल्म के श्रेणी में ये अवार्ड मिला। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन, इस डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री चुना गया। बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड गिद्ध द स्केवेंजर को प्राप्त हुआ। पिपरहवा अवशेष हाल ही में चर्चा में रहे। पिपरहवा रेलिक्स, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को भारत सरकार ने हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप के सहयोग से PPP मॉडल पे हांगकांग से नीलामी में हासिल किया। कहां से? हांगकांग से। पिपरहवा जो कि सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसकी खोज 1898 में विलियम क्लैक्सटन पेप्पे ने की थी। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा यह घोषणा की गई इन अवशेषों को भारत वापस लाने की। विश्व विश्वविद्यालय खेल 2025, ठीक है, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 जर्मनी में आयोजित हुए 16 से 27 जुलाई 2025 के दौरान भारत ने कुल 12 पदक जीत करके इसमें 20वां स्थान हासिल किया। पदक तालिका में भारत ने 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते। इन खेलों में जापान पहले स्थान पे रहा, दूसरे स्थान पे चाइना रहा, तीसरे स्थान पे अमेरिका रहा। जापान ने कुल 34 गोल्ड मेडल जीते। गीतांजलि श्री हिंदी लेखिका हैं, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता थी ये 2022 की। चर्चा में रही कभी यहां हाथी रहते थे पुस्तक के लिए। इन्होंने पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड 2025 जीता है। कभी यहां हाथी रहते थे इस पुस्तक के लिए। सुहानी शाह जादूगरनी है, आपने कई बार टीवी में देखा होगा इनको। तो टोरिनो इटली में आयोजित फेडरेशन इंटरनेशनल डेस सोसाइटीज मैजिक्स FISM में बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 जीतने वाली पहली भारतीय बनी। ऑस्कर ऑफ मैजिशियंस जिसको कहा जाता है जिस अवार्ड को। जेनेवा स्विट्जरलैंड के जेनेवा में सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। WSIS वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी कहां पर आयोजित हुआ? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के द्वारा भारत के पंचायती राज मंत्रालय के मोबाइल ऐप मेरी पंचायत को इस दौरान सांस्कृतिक व भाषाई विविधता श्रेणी में WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 प्रदान किया गया। ओरेशनिक मिसाइल रूसी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, बेलारूस में तैनात करने की घोषणा इसमें रूस के द्वारा की गई। कहां डिप्यूट किया जाएगा इसका? बेलारूस में। अपना घर पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा ट्रक चालकों के लिए स्वच्छ व सुरक्षित विश्राम स्थल प्रदान करने वाली राष्ट्रव्यापी पहल है। क्या नाम है? अपना घर। किसके द्वारा? पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा ट्रक चालकों के लिए। मछली उत्पादन फिश प्रोडक्शन भारत ने 2013-14 की तुलना में 2024-25 में 103% की अभूतपूर्व वृद्धि के साथ वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। मछली उत्पादन में इंडिया इज ऑन सेकंड पोजीशन। कांडला गुजरात के कांडला में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा भारत के पहले मेक इन इंडिया हाइड्रोजन संयंत्र का शुभारंभ किया गया, जिसकी क्षमता 1 मेगावाट की है। तो हाइड्रोजन प्लांट कहां पे? कांडला में। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा भारत के पहले मेक इन इंडिया हाइड्रोजन संयंत्र का शुभारंभ किया गया। हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में फीफा और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी का आरंभ किया गया। कहां पे? हैदराबाद में। भारत की पहली फीफा टैलेंट अकेडमी, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स दूसरा संस्करण इसका हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को हराकर जीत लिया। ये खेल इंग्लैंड में बर्मिंघम में खेले गए। भारत जो पहला संस्करण था इसका वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स, ये भारत ने पहला जीता था। ठीक है, ये T20 मैच होता है, जो पुरानी जो खिलाड़ी हैं इसमें जिन रिटायर्ड हो गए हैं वो इसमें खेलते हैं।
तो दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को हराकर जीत लिया। बर्मिंघम में ये गेम हुए। HQ-16 सरफेस टू एयर, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कहाँ की? चीन की। हाल ही में चीन ने इसका परीक्षण किया। HQ-16 इसका नाम है और काफी चर्चा में भी रहता है ये। सावलकोट जल विद्युत परियोजना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर निर्माणाधीन है। हाल ही में इसके निर्माण को और गति प्रदान करने की बात की गई है। तेलंगाना केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा सर्वाधिक अंगदान ऑर्गन डोनेशन करने वाला राज्य का पुरस्कार किसे मिला? तेलंगाना को। ध्यान रखिए। जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक DFSI, डिस्ट्रिक्ट फ्लड्स क्या है ये? गंभीरता सीवियरिटी इंडेक्स, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फ्लड सीवियरिटी इंडेक्स DFSI IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर द्वारा हाल ही में विकसित किया गया है। इस सूचकांक को किसके द्वारा? दो IIT के द्वारा, दिल्ली और गांधीनगर के द्वारा। जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी हुआ, 2008 से ही जारी किया जाता है सूचकांक। 163 देशों के लिए, ठीक, कुल 23 सूचकांकों पर यह आधारित होता है, ये जो रिपोर्ट होती है। 19वां ये संस्करण था। इसमें देखा गया कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में, अर्थात शांति सूचकांक में, या कह सकते हैं कि वैश्विक शांति में गिरावट आई है। कितनी गिरावट आई है? 0.636% की गिरावट आई है। आइसलैंड पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे आयरलैंड, तीसरे पे न्यूजीलैंड, चौथे पे ऑस्ट्रिया, पांचवें पे स्विट्जरलैंड। ये शीर्ष 5 देश हैं विश्व के जो बहुत शांत हैं। रूस 163वें स्थान पे और यूक्रेन 162वें स्थान पे है, जो कि दोनों निचले पायदान पे सबसे हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि रूस सबसे निचले पायदान पे है शांति सूचकांक में। भारत 115वें स्थान पे है। भारत का स्कोर 2.229 है। पिछले वर्ष भारत 116वें स्थान पे था, एक स्थान का भारत को इजाफा हुआ है। पश्चिमी व मध्य यूरोप सबसे शांत क्षेत्र हैं, वहीं मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका सबसे अशांत क्षेत्र हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 विश्व के 173 शहरों के लिए जारी हुआ। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने इसको जारी किया। 30 जो शहर हैं सबसे ज्यादा रहने योग्य, कोपेनहेगन है डेनमार्क का, उसके बाद वियना ऑस्ट्रिया का, तीसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख है, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न है, पांचवें पे पुनः स्विट्जरलैंड का जिनेवा है। ये विश्व में सर्वाधिक रहने योग्य 5 शीर्ष शहर हैं। और सबसे निचले शहर जो रहने योग्य है नहीं, मतलब घर से निकले नहीं कि बम फूटा और लेटे भी हैं तो कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, बंकरों में ही आप जीवित रह सकते हैं, मतलब पूरी तरीके से थोड़ा सा आप निश्चिंत रह सकते हैं। तो वह है दमिश्क, 173वें स्थान पे है। 172वें स्थान पे त्रिपोली है। 171वें स्थान पे बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। 170वें स्थान पे कराची है पाकिस्तान का। 169वें स्थान पे अल्जीयर्स है। तो इनको निचले, सबसे निचले शहर रहने योग्य बताया गया है। हर मामले में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सुविधाएं हो, सुख सुविधाएं हो, या फिर जो खतरा है जान और माल का, उन सब मामलों में इनको रखा गया है। मतलब बहुत सारे सूचकांक होते हैं जिनके आधार पर रिपोर्ट तैयार होती है। भारत से नई दिल्ली और मुंबई संयुक्त रूप से भारत के शीर्ष शहर रहे, ठीक है। कौन कौन? नई दिल्ली और मुंबई संयुक्त रूप से भारत के शीर्ष शहर रहे। और इस सूचकांक में इन दोनों का स्थान कितना रहा? संयुक्त रूप से 141वां रहा। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, जेंडर गैप इंडेक्स, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2006 से प्रतिवर्ष ये रिपोर्ट जारी की जाती रही है। 11 जून 2025 को हाल में ही ये रिपोर्ट जारी की गई 148 देशों के लिए। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 69% लैंगिक अंतराल समाप्त हो चुका है, मात्र 31% पाटना बाकी है। लेकिन जिस गति से इसको पाटने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें 123 वर्ष और लग जाएंगे। पिछली रिपोर्ट की तुलना में हालांकि 11 वर्ष का सुधार है। पिछली रिपोर्ट में कहा गया था 134 वर्ष लग जाएंगे समानता हासिल करने में। आइसलैंड इस सूचकांक में लगातार 16वें वर्ष शीर्ष पे है। 92.6% समानता वहां पर हासिल की जा चुकी है। फिनलैंड दूसरे स्थान पे है, तीसरे पे नॉर्वे, चौथे पे यूनाइटेड किंगडम, पांचवे पे न्यूजीलैंड, अंतिम पायदान पे पाकिस्तान है, फिर सूडान और चाड। ये 3 निम्न जो देश, निम्नतम पायदान पे जो स्थित देश हैं। उत्तरी अमेरिका शीर्ष पायदान, जो अगर हम क्षेत्र के अनुसार देखें तो उत्तर अमेरिका शीर्ष पे है। मध्य पूर्व उत्तर अफ्रीकी क्षेत्र, मीना जो है वो सबसे निचले पायदान पे है अगर क्षेत्र में देखा जाए तो।
विश्व स्तर पर महिलाओं की श्रम बल भागीदारी कितनी है? 41.2%। भारत के लिए अगर इस स्कोर में बात करें तो 131वें स्थान पे भारत है। स्कोर कुल भारत का 64.4% है। प्रश्न पूछा जाए कि भारत ने कितना समानता हासिल कर लिया है, तो वह है 64.4%। ठीक है, तो इसमें से घटा देंगे, 100 में से घटा देंगे तो उतना हासिल करना बाकी है। 2024 में भारत की जो रैंक थी 129वीं थी, तो भारत की रैंक इस रिपोर्ट में गिरी है, 131वें स्थान पहुंच गया है भारत। इन 4 महत्वपूर्ण जो सूचकांक है जिन पर यह रिपोर्ट आधारित है, आर्थिक सहभागिता और अवसर, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य सुधार या स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, और राजनीतिक सशक्तिकरण, इन सब में क्या स्कोर है वैश्विक स्तर पे? तो भारत का आर्थिक सहभागिता व अवसर में भारत का जो स्कोर है बहुत कम है, 40.7% है। भारत इस सूचकांक में 144वें स्थान पे है। शैक्षिक उपलब्धि में भारत 97.1% है, लेकिन भारत की रैंक 110वीं है। इसका मतलब है कि अन्य जो देश हैं 109 भारत से अच्छी स्थिति में है। स्वास्थ्य जो सुधार है या स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उसमें भारत का स्कोर अच्छा है, 95.4% है, लेकिन रैंक भारत की 143वीं है, पुनः उसी कारण से। राजनीतिक सशक्तिकरण में भारत का जो स्कोर है 24.5% है, अर्थात भारत ने मात्र 24.5, 100 में से 100 अगर पुरुष हैं राजनीति में तो 24.5 महिलाएं हैं, लेकिन भारत की रैंक अच्छी है, इसमें थोड़ी अच्छी है, 69वीं रैंक है। इसका मतलब बाकी अन्य देश खराब स्थिति में है। दक्षिण एशिया, क्योंकि स्कोर तो खराब है, ये तो 100 के करीब होना चाहिए था। दक्षिण एशिया 8 वैश्विक क्षेत्रों में 7वें स्थान पर है। 8 वैश्विक क्षेत्रों में दक्षिण एशिया 7वें पायदान पे है। एकमात्र बांग्लादेश जो है दक्षिण एशिया का, वो टॉप 50 में है। 24वीं रैंक भारत बांग्लादेश को मिली है। बहुत तेजी से उछाल मारा है बांग्लादेश ने इस सूचकांक में। बाकी अन्य देश जो भारत के पड़ोसी हैं, भूटान 119वें पे, नेपाल 125वें पे, श्रीलंका 130वें पे, ये तीनों भारत से अच्छी पोजीशन पे हैं। भारत से खराब पोजीशन पे है मालदीव और पाकिस्तान, क्रमशः 138वें, और पाकिस्तान तो 148वें पे है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवीनतम जो चर्चा में रहे, टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की सूची 14 जून 2025 को हैम्बर्ग जर्मनी में ये सूची जारी हुई। टॉप 3 सुपर कंप्यूटर एक्साफ्लॉप श्रेणी में जो कि शामिल हैं, कौन कौन से हैं? एल कैपिटन, अमेरिका का जो एल कैपिटन है 1742 पेटाफ्लॉप, ये भी एक्साफ्लॉप की श्रेणी में है। 1742 पेटाफ्लॉप की गति के साथ पहले स्थान पे है। फ्रंटियर अमेरिका का है जो कभी नंबर 1 पे हुआ करता था, तो 1353 पेटाफ्लॉप की गति के साथ दूसरे स्थान पे है। तीसरा है अरोरा, यूएसए का है, ये भी तीनों यूएसए के हैं, 1012 पेटाफ्लॉप के साथ तीसरे स्थान पे है। जुपिटर बूस्टर ये जर्मनी का है, 793.40 पेटाफ्लॉप के साथ। पांचवा है ईगल, अमेरिका का, 561.20 पेटाफ्लॉप के साथ पांचवें स्थान पे। तो ये टॉप 5 सुपर कंप्यूटर हैं। भारत के 6 सुपर कंप्यूटर 500 की सूची में शामिल हुए, जिसमें एरावत पहले स्थान पे है। तो भारत का सबसे उन्नत सुपर कंप्यूटर कौन है? एरावत पीएसएआई, जो कि सी डैक पुणे में स्थित है। 162वीं रैंक है इस पूरे सूचकांक में। इसकी गति है 8.50 पेटाफ्लॉप्स। अर्का दूसरे स्थान पे है, 220वें पायदान पे, आईआईटीएम पुणे में स्थापित है, 5.94 पेटाफ्लॉप के साथ। अरुणिका तीसरे स्थान पे है, 221वें पायदान पे, वैश्विक स्थान अगर दृष्टि से देखें। एनसीएमआर डब्ल्यूएफ नोएडा में यह स्थित है, 5.94 पेटाफ्लॉप के साथ ये तीसरे पायदान पे है। भारत में अगर देखा जाए विश्व में 221वें पायदान पे। प्रत्युष भारत में चौथे स्थान पे है, 308वें स्थान पे है टॉप 500 वाली सूची में। आईआईटीएम पुणे में स्थापित है। अर्का एआई ऑब्लिक एमएल 443वें पायदान पे है, आईआईटीएम पुणे में स्थित है। मिहिर 475वें पायदान पे है, एनसीएमआरडब्ल्यूएफ नोएडा उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। तो टॉप जो 6 भारत के सुपर कंप्यूटर्स हैं टॉप 500 सूची में शामिल, उनकी ये सूची है, याद रखिएगा। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 14 से 15 जून 2025
इसरो के द्वारा उत्तर प्रदेश से पहली बार रॉकेट आधारित उपग्रह पेलोड परीक्षण आयोजित किया गया। कहाँ? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। नव्या 24 जून 2025 को सोनभद्र उत्तर प्रदेश से आरंभ योजना है। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है 16 से 18 वर्ष तक की किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए, जिसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी और सावित्री ठाकुर के द्वारा ये प्रारंभ हुआ। कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की संयुक्त पहल है ये। इसे 19 राज्यों के 27 आकांक्षी जिलों में लागू किया जाएगा। अभी फिलहाल 9 राज्यों में पायलट परियोजना के रूप में इसको शुरू किया गया है। शुरुआत उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से की गई 24 जून 2025 को। तेलंगाना के हैदराबाद में गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र GSEC स्थापित किया। कहाँ? हैदराबाद में। एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र। ओके। योगांध्र 2025 22 जून 2025 को विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन हुआ, ठीक एक दिन बाद योग दिवस के, जहां पर 3,01,05 लोग शामिल हुए। सबसे बड़े योग सत्र का गिनीज रिकॉर्ड इस तरीके से बनाया। उत्तराखंड देश में योग नीति जारी करने वाला पहला राज्य बन गया। 21 जून 2025 को विश्व योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड ने जारी की और इस तरीके से योग नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। प्रतिभा सेतु संघ लोक सेवा आयोग की नई पहल है। सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना की जगह ये लेगा प्रतिभा सेतु। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग की नई पहल है। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री मढ़ौरा बिहार में स्थित है। रेल इंजन का निर्यात अफ्रीकी देश गिनी को यहां से किया जाएगा, हाल ही में निर्णय लिया गया। भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार सिकल सेल रोग के अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा 19 जून 2025 को इस पुरस्कार को लॉन्च किया गया। 11वां योग दिवस 2025 21 जून 2025 को एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग के थीम के साथ मनाया गया। वन अर्थ योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह जो भारत का वेन्यू रहा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा योग संगम कार्यक्रम का इस दौरान पूरे देश में आयोजन किया गया। बिहार सरकार के द्वारा योग संगम के रूप में इस दिवस को विशेष रूप से मनाया गया। पालमपुर, हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में जून 2025 में पहली बार भारतीय धरती पर हींग सफलतापूर्वक उगाई गई। कहां? पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में। बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया 11 जून 2025 को। बिहार में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। किसने? बिहार ने। 28वां ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में 9-10 जून 2025 के दौरान आयोजित हुआ। प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ जो आईटी है, आईटी मंत्रालय है, उसके द्वारा इन दोनों के तत्वाधान में ये आयोजन हुआ। विषय जो थीम रही इसकी, विकसित भारत सिविल सेवा व डिजिटल परिवर्तन। क्या रहा विषय? विकसित भारत सिविल सेवा व डिजिटल परिवर्तन। चितौरा बहराइच उत्तर प्रदेश में स्थित झील भी है ये। 10 जून 2025 को पहली बार महाराजा सुहेलदेव विजय मेला आयोजित किया गया। यहाँ पे महाराजा सुहेलदेव के बारे में बात करें तो श्रावस्ती वर्तमान बहराइच के राजा थे, जो वर्तमान बहराइच का क्षेत्र भी जिसके अंतर्गत आता है। 1034 ईस्वी में बहराइच के युद्ध में महमूद गजनवी के भांजे गाजी सैयद सालार मसूद को इन्होंने हराया, जिससे गजनवी साम्राज्य का विस्तार उत्तर प्रदेश में रुक गया। एआई एंकर खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में रुक गया था, तराई के क्षेत्रों में। एआई एंकर अंकिता असम सरकार द्वारा कैबिनेट बैठक की जानकारी साझा करने के लिए एआई अंकिता को लॉन्च किया गया है। ठीक है। गया जी कब लॉन्च किया गया? 14 मई 2025 को। गया जी बिहार सरकार द्वारा गया शहर का नाम बदलने का निर्णय लिया गया है। क्या नाम रखा जाएगा? गया जी। इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शिकागो अमेरिका का विश्वविद्यालय है। भारत में स्वतंत्र परिसर जो स्वतंत्र कैंपस है खोलने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय बनेगा। ये कैंपस मुंबई में 2026 में शुरू होगा। यूजीसी के द्वारा हाल ही में इसको मंजूरी दी गई और इस तरीके से मंजूरी पाने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय होगा जहां पर
पूरी तरीके से रेगुलर कोर्सेज चलेंगे। 23 सितंबर भारत सरकार द्वारा आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय 23 सितंबर को लिया गया। 2025 की जो थीम रहेगी, लोगों व ग्रह के लिए आयुर्वेद रहेगा। तो भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि जो धन्वंतरी के जो हमारे देवता हैं, प्रमुख देवता, जिनको आयु का देवता और आयुर्वेद का देवता माना जाता है, चिकित्सा का देवता माना जाता है, लोग धनतेरस मनाते थे उनके जन्म दिवस पे। ठीक है, तो उस धनतेरस का जो दिवस था निश्चित नहीं रहता था। तो भारत सरकार द्वारा आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए 23 सितंबर का डेट नियत कर दिया गया है कि अब 23 सितंबर को हर वर्ष आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। 2025 की थीम क्या होगी? जो पहला आयुर्वेद दिवस होगा, लोगों व ग्रह के लिए आयुर्वेद। मध्य प्रदेश की जो मध्य प्रदेश के इंदौर में देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर इसको घोषित किया गया। तो इंदौर देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय की भिक्षावृत्ति मुक्त भारत अभियान के तहत इसको देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है। 10 शहरों में आरंभ पायलट परियोजना के तहत यह उपलब्धि इंदौर ने हासिल की है। फरवरी 2024 में भिक्षावृत्ति मुक्त भारत पहल शुरू की गई थी। ठीक है, जी सैट 20 काफी चर्चा में रहा। GSAT-N2 भी इसको कहा जा रहा है। भारत का उन्नत संचार उपग्रह इंडियाज एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसरो की वाणिज्यिक इकाई NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको विकसित किया गया है। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इसको प्रक्षेपित किया गया। इसका भार 4700 kg है। जीवन काल 14 वर्ष तक ये काम करेगा। स्मार्ट सिटी मिशन के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा हवाई जहाज में उड़ान के दौरान मोबाइल इंटरनेट सुविधा आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। GSAT-20 के बारे में अन्य बातें, का बैंड में संचालित उच्च क्षमता वाला संचार उपग्रह है। 19 नवंबर 2024 को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस स्टेशन से इसको प्रक्षेपित किया गया था। याद रखिएगा, ई श्रम पोर्टल केंद्र सरकार का ये पोर्टल है। 26 अगस्त 2021 को श्रम व रोजगार मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल के आधार पे रोजगार प्रदान करने वाले 30 राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे बिहार है। ई श्रम पोर्टल मुख्यतः असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस ये तैयार करता है। इसमें जो पात्रता रखी गई है 16 से 59 वर्ष के बीच का आयु इसमें पंजीकृत हो सकता है। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत होना जरूरी है। उसके लिए आधार और आधार से जुड़ा मोबाइल और बैंक खाता होना अनिवार्य है। EPFO और ESIC का सदस्य वो नहीं होना चाहिए। ये सभी एलिजिबिलिटीज हैं। स्पार्डेक्स मिशन स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट इसरो के द्वारा 30 दिसंबर 2024 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C60 का उपयोग करके सफल प्रक्षेपण किया गया स्पार्डेक्स मिशन का। 16 जनवरी 2025 को ये 99वां मिशन भी था इसरो का, ध्यान रखिएगा। 16 जनवरी 2025 को अंतरिक्ष डॉकिंग ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न कर भारत इस क्षमता वाला विश्व का चौथा देश बन गया, रूस, अमेरिका और चाइना के बाद। 2 छोटे उपग्रह इसमें शामिल रहे थे जिनको डॉक करना था। SDX-01 जो कि चेजर था, इसमें SDX-02 जो कि टारगेट था, और प्रत्येक उपग्रह का वजन कितना था? 220 किलोग्राम था। PSLV C60 की अगर हम बात करें संपूर्णता में तो 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। इसमें 2 मिशन शामिल थे, एक तो स्पार्डेक्स मिशन, दूसरा ये PSLV से ही अलग हुआ पोएम-4। पोएम-4 मतलब जो चौथा चरण होता है, अंतिम चरण होता है PSLV का, उसको पोएम-4 बोला गया, पोएम-4 बोला जाता है। ठीक, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 4। आप देखते हो जब लॉन्च होता है PSLV तो उसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरणी रॉकेट है जिसके 3 चरण समुद्र में गिर जाते हैं और अंतिम जो चौथा चरण है उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित करने के बाद अक्सर स्पेस क्रैप अंतरिक्ष कबाड़ के रूप में समाप्त हो जाता है। इसी को विभिन्न प्रयोगों के लिए यूज किया जाएगा। तो अंतरिक्ष में कबाड़ का एक विकल्प के रूप में भी देखिए इसको पोएम-4 को क्या किया जाएगा, एक स्टेज होगा, एक प्रयोगशाला के रूप में कार्य करेगा जिसमें विभिन्न
प्रयोग किए गए भारत के द्वारा। और आगे आने वाले टाइम में इसके बाद भी आप देखोगे कि वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में पोएम 4 जैसे ही पहल किए जाएंगे। तो PSLV C60 का ही एक पार्ट था पोएम 4, ये ध्यान रखिएगा। तो इस मिशन में 2 भाग थे, कौन कौन से? स्पार्डेक्स मिशन और पोएम 4। 99वां मिशन था, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया। मुंबई इसके पहले तेंदुआ राजधानी थी, अभी बेंगलुरु हो गया है। तो नई तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2024-25, ठीक है। तेंदुआ को क्या कहते हैं? पैंथरा पार्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है। बेंगलुरु के आसपास 80-85 तेंदुए इस रिपोर्ट के अनुसार देखे गए। मुंबई के आसपास कितने हैं? 54 तेंदुए हैं। इस तरीके से भारत की नई तेंदुआ राजधानी कौन बन गया? बेंगलुरु बन गया है। होलेमट्टी नेचुरल फाउंडेशन के द्वारा ये जो गणना है बंगलुरु में करवाई गई थी, जिसमें ये रिजल्ट्स आए। जबकि ये 29 फरवरी 2024 को पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो तेंदुआ स्थिति रिपोर्ट 2022 जारी हुई वो अलग थी। भारत में तेंदुओं की संख्या 2018 के 12,852 से बढ़कर 2022 में 13,874 हो गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 8% की वृद्धि इस तरीके से 2018 से 2022 के बीच तेंदुओं की संख्या में हुई है। लियोपोल्ड के सर्वाधिक जो तेंदुए हैं मध्य प्रदेश में है 3,907। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है 1,985 तेंदुए। तीसरे स्थान पे कर्नाटक है 1,879 तेंदुए। चौथे स्थान पे तमिलनाडु है 1070 तेंदुए। उत्तराखंड में तेंदुओं की संख्या में 22% गिरावट का आना चिंता का विषय है। विभिन्न अभ्यारण्य जहां पर तेंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में जो कि स्थित है, यहाँ ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य है तेंदुओं की संख्या में। तेंदुओं की संख्या के बारे में देखें, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश का पन्ना है, तीसरे स्थान पे सतपुड़ा है मध्य प्रदेश का। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा तेंदुए पाए जाते हैं क्रमशः 1, 2, 3। भारत के 20 राज्यों में सर्वेक्षण कराया गया था ये। उत्तर प्रदेश में 17% वृद्धि देखी गई तेंदुओं की संख्या में। उत्तर प्रदेश में कुल कितने तेंदुए हैं? तो 371 तेंदुए हैं उत्तर प्रदेश में दोस्तों, ठीक है। कितने हैं? 371। अरुणाचल प्रदेश वर्ष 2025 से 2035 को, इस समय अवधि को या इस दशक को जल विद्युत दशक घोषित किया गया है। किसके द्वारा? अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है। महाभारत में संजय थे ना, युद्ध क्षेत्र की निगरानी करते थे, बताते थे, रिपोर्ट देते थे धृतराष्ट्र को। उसी तरीके का संजय है, उसी तर्ज पे नाम रखा गया है संजय। स्वदेश विकसित, जिसका निर्माण BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है, युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 24 जनवरी 2025 को इसको लॉन्च किया गया। इसरो का 100वां मिशन 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ये सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हुआ। इसके द्वारा GSLV F-15 NVS-02 उपग्रह जो है GSLV F-15 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। यह एक नौवहन या नेविगेशन उपग्रह है, ठीक है, जो कि इसरो का 100वां मिशन था, याद रखिएगा। डिब्रूगढ़ असम सरकार द्वारा दूसरी राजधानी इसे बनाए जाने की घोषणा की गई है। असम की राजधानी कौन सी है? दिसपुर है। वेटलैंड शहर वर्ष 2015 में जो कि आरंभ हुआ था, वेटलैंड शहर सिटीज जो उनकी पहचान की गई थी वेटलैंड के रूप में, उसके संरक्षण के रूप में, तो हाल ही में विश्व के 31 शहर इस सूची में शामिल किए गए। अब कुल 74 शहर इसमें हो गए हैं। पहली बार हुआ है जब भारत के शहर इसमें शामिल किए गए। भारत के 2 शहर इसमें शामिल हुए, एक मध्य प्रदेश का इंदौर, दूसरा उदयपुर राजस्थान का। ओके। उत्तराखंड 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता लागू कर आजादी के बाद ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। समुद्र प्रताप भारतीय तट रक्षक बल ICG का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत है। सितंबर 2024 में गोवा में इसको लॉन्च किया गया। इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किया गया है। दूसरे स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेता को 23 जुलाई 2025 को गोवा में लॉन्च किया गया। तो समुद्र प्रचेता दूसरा है इस तरह का पोत। उत्तर प्रदेश एरोस्पेस और रक्षा नीति 2024 25 जनवरी 2025 को ये रक्षा नीति जारी हुई, लॉन्च हुई। अगले 5 वर्षों में निवेश और रोजगार में वृद्धि के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये रक्षा नीति जारी की गई है। लक्ष्य क्या है? 50,000 करोड़ रुपए निवेश आकर्षित करना इस क्षेत्र में,
और 1 लाख प्रत्यक्ष रोजगार युवाओं के लिए सृजित करना। वाराणसी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा 6वें क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की गई। कहाँ? वाराणसी में। अन्य 5 कहाँ कहाँ हैं? पटना, गुवाहाटी, कोच्चि, भुवनेश्वर और कोलकाता में। स्वीट सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, इसका फुल फॉर्म है, आदित्य L1 पर लगा उपकरण है। हाल ही में निचले सौर मंडल में सौर ज्वाला की पहली तस्वीर इसने खींची है। 22 फरवरी 2025 को इसने ये कारनामा किया। आदित्य L1 की बात करें तो 2 सितंबर 2023 को इसरो के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। 6 जनवरी 2024 को L1 लॉन्ग्रेंजियन बिंदु पर यह पहुंचा था। लॉन्ग्रेंजियन बिंदु क्या होता है? जहां पे ऐसा पोजीशन होता है, ऐसा पॉइंट होता है जहां पे सूर्य और पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो बराबर हो जाती है। ऐसे में वो वस्तु पर एक प्रकार से रसाकसी जैसी स्थिति हो जाती है। 2 लोग रस्सी खींच रहे हों और बीच में एक व्यक्ति खड़ा हो, ठीक, और उसी को मान लीजिए 2 लोग खींच रहे हो, तो वो व्यक्ति वहीं पर स्थिर रहेगा यदि दोनों का लगाया बल समान हो। तो वही हाल इसमें भी होता है। तो वस्तु क्या होती है या उपग्रह कोई गया है तो वहां पर स्थिर रह करके वो उसका अध्ययन कर सकता है। तो अंतर विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान व खगोल भौतिकी केंद्र IUCAA जो कि पुणे में स्थित है और इसरो के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। 26 जनवरी 2025 को इस बार 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड इस दौरान प्रोवाइड करवाए गए, मतलब प्रदान किए गए। कुल 139 अवार्ड दिए गए जो कि ऐतिहासिक हैं। स्वावलंबनी पहल, नीति आयोग द्वारा ये पहल जारी हुई, ठीक है। स्वावलंबनी पहल महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इसे जारी किया गया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा 1 मार्च 2025 को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से इसको प्रारंभ किया गया है। स्वावलंबनी पहल नीति आयोग और कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा 1 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से शुरू हुआ। बोलगार्ड 3 कपास की कीटरोधी जीएम फसल प्रजाति है। मोनसेंटो के द्वारा विकसित किया गया इसे। इसके पहले बोलगार्ड 1, 2 भी जारी किए गए थे, जो कई तरह के नए तरह के जो कीट उत्पन्न हो रहे हैं उनको उनके प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए किसानों ने मांग की है कि और उन्नत बोलगार्ड 3 को अनुमति दी जाए। आपको बता दें कि कई ऐसे देश हैं जहां बोलगार्ड 5 भी चल रहा है, तो चर्चा में रहा। कैंसर मूनशॉट पहल क्वाड देशों की यह पहल है। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो कि क्वाड के सदस्य देश हैं, इनकी ये पहल है। इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र से कैंसर को कम करना और धीरे धीरे समाप्त करना है। मुख्यतः सर्वाइकल कैंसर इसमें केंद्रित है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग, इसका पुनर्गठन सितंबर 2024 में किया गया, जिसकी अध्यक्ष बबीता चौहान को बनाया गया है। उपाध्यक्ष अपर्णा यादव और चारू चौधरी। 25 सदस्य हैं कुल महिला आयोग में। 15 अक्टूबर 2004 को वर्तमान आयोग जो है उसकी स्ट्रक्चर के रूप में जो है उसकी स्थापना की गई थी। प्रोजेक्ट लायन 15 अगस्त 2020 को इसको घोषित किया गया था। हाल ही में ये चर्चा में रहा। भारत सरकार के द्वारा एशियाई शेयरों के लिए 2,927.71 करोड़ रुपए के बजट के साथ इसको आरंभ किया गया था। हाल ही में चर्चा में रहा। वर्ष 2022 में अनुमोदन इसका किया गया था। घोषित इसको 15 अगस्त 2020 को किया गया था। इस बजट का अनुमोदन 2022 में किया गया था। दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। इसके पहले ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, गिर लायन प्रोजेक्ट 1972 में आरंभ किया गया था, वो अलग था, ये अलग है। इसको जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके तर्ज पर शुरू किया गया है 15 अगस्त 2020 से। नोट करने वाली बात है कि मुख्यतः एशियाई शेर आबादी गुजरात में केंद्रित है। भारत में 2020 में जो गणना कराई गई उसमें कुल भारत में 674 एशियाई शेर हैं। 2015 की तुलना में ये 29% वृद्धि दिखाता है। गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड अमेरिकी सरकार की नई पहल है राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। इजराइल के आयरन डोम के तर्ज पर दुनिया की सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम परियोजना पर अमेरिका इसके तहत काम कर रहा है। विक्रम 3201 और कल्पना 3201 इसरो के द्वारा विकसित 2 उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर हैं।
इनको अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए, खासकर भविष्य के अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित किया गया है। चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर लैब में इनको विकसित किया गया है या निर्मित किया गया है। इनमें विक्रम 3201 भारत का पहला पूर्ण रूप से स्वदेशी निर्मित 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। चंद्रयान 5 ल्यूपेक्स मिशन भी जिसको नाम दिया गया है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। इसरो और जाक्सा, इसरो भारत का और जाक्सा जापान का संयुक्त मिशन है। केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2025 में इसको मंजूरी दी गई। 2028-29 में जापानी रॉकेट H3 से इसका प्रक्षेपण होगा। इसके लिए जाक्सा रोवर और इसरो लैंडर का निर्माण कर रहा है। इसका उद्देश्य चंद्रमा पर 350 किलोग्राम का भारी भरकम रोवर तैनात करना है, साथ ही उच्च क्षमता वाला लैंडर भेजना है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 जो भारत का सफल मिशन था, उसमें प्रज्ञान रोवर का भार 26 केजी था, तो उससे कहीं ज्यादा भार 350 केजी का रोवर तैनात करना इसका उद्देश्य है, ताकि बृहत स्तर पर अनुसंधान कार्य किए जा सकें। प्रमुख जो उपकरण है इसमें जो लगेंगे, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और प्रतिमा, ये इसरो द्वारा निर्मित है। रीवा व एलिस जाक्सा के हैं। न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर नासा का है और मास एक्सपेक्ट्रोमीटर ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, जो कि इस मिशन के साथ जाएंगे। लघु उपग्रह प्रक्षेपण, हालांकि चंद्रयान 5 के पहले भारत जल्द चंद्रयान 4 भेजेगा। चंद्रयान 4 जो अध्ययन करेगा उसी आधार पर चंद्रयान 5 अपना काम करेगा। लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV 5 मार्च 2025 को ही इसरो अध्यक्ष वी नारायण द्वारा तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम थूथुकुडी जिला में जो कि स्थित है, नए लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान प्रक्षेपण परिसर का शिलान्यास किया। इसका पहला प्रक्षेपण 2027 में किया जाएगा। भारत का धन प्रेषण रेमिटेंस, आरबीआई के धन प्रेषण 2023-24 सर्वेक्षण के छठे दौर की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, कनाडा और अमेरिका से भारत में आधे से अधिक रेमिटेंस इन देशों से प्राप्त होता है। कहां से? अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से। कई वर्षों से इस सूची में, रेमिटेंस प्राप्त करने की सूची में भारत शीर्ष पायदान पे है। वर्ष 2010-11 में $55.6 बिलियन से बढ़कर भारत में जो रेमिटेंस प्राप्त करने का जो मूल्य है 2023-24 में $118.7 बिलियन हो गया। भारत में रेमिटेंस अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अमेरिका से आता है, उसके बाद यूएई से। सर्वाधिक कहाँ आता है, किस प्रदेश में? तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक आता है, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर तेलंगाना और कर्नाटक में। ये 5 शीर्ष राज्य हैं रेमिटेंस प्राप्त जहां पर होता है। सुनीता विलियम्स 18 मार्च 2025 को 9 माह से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद साथी बुच विल्मोर के साथ पृथ्वी पर लौट आई। भारतीय समयानुसार हालांकि ये 19 मार्च होता है, अमेरिका में ये 18 मार्च था। ठीक, उनके स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल, जिसका नाम क्या था, कौन सा ड्रैगन था? ड्रैगन भी नाम याद रखिएगा, फ्रीडम भी, इसका मूल नाम कैप्सूल का फ्रीडम था। इसने फ्लोरिडा के तालाहासी के पास मैक्सिको की खाड़ी में सुरक्षित लैंडिंग की। महत्वाकांक्षी न्यूक्लियर मिशन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा घोषित किया गया। इसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करना है। कब तक? 2047 तक। सरकारी नियंत्रण में रहे अभी तक जो परमाणु क्षेत्र हैं उनको निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। वर्ष 2070 तक नेट जीरो पर प्राप्त करने पर इस पर कार्य किया जाएगा तेजी से। 2024-25 में 20,000 करोड़ रुपए की लागत से 5 भारत SMRs स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करना इसका लक्ष्य है। ठीक है, तो 5 कितना? 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर भारत विकसित करेगा 2024-25 में। 20,000 करोड़ रुपए की लागत इसमें बताई गई है। क्रिस्टी कवेंट्री जिम्बाब्वे की हैं, पूर्व तैराक हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की 10वीं अध्यक्ष बनी हैं, पहली महिला अध्यक्ष और पहली अफ्रीकी व्यक्ति हैं बनने वाली IOC की अध्यक्ष। ठीक है, शास्त्रीय भाषा वर्ष 2004 से दर्जा देना आरंभ हुआ भारत ने क्लासिकल लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए। 3 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार के द्वारा 5 नई शास्त्रीय भाषाएं, पहले 6 घोषित हो चुकी थीं अलग अलग समय पर। 3 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार के द्वारा 5 नई शास्त्रीय भाषाएं घोषित की गई। कौन कौन? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। अब कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। कौन कौन? तमिल, जिसको 2004 में घोषित किया गया था, संस्कृत जिसको 2005 में घोषित किया गया था,
तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम को 2008 में, उड़िया को 2014 में, और अब इन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। प्रोबा 3 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का ये मिशन है। इसका लक्ष्य एक कृत्रिम ग्रहण बनाना है जो वैज्ञानिकों को, कौन ग्रहण? सूर्य ग्रहण, जो वैज्ञानिकों को सूर्य के कोरोना के अध्ययन में मदद करेगा। कई यूरोपीय देश और इसरो, जो भारत का इसरो है, वो भी इस परियोजना का हिस्सा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है यह एक इन ऑर्बिट डेमोस्ट्रेशन है। ठीक, कोरोनोग्राफ और एक्यूलेटर, इसके 2 हिस्से हैं। दोनों उपग्रह जो हैं, एक है कोरोनोग्राफ, दूसरा है एक्यूलेटर। 5 दिसंबर 2024 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि PSLV C59 से इसको लॉन्च किया गया। प्रोबा 1 22 अक्टूबर 2001 को श्रीहरिकोटा से ही PSLV C3 से लॉन्च हुआ था, जो इस मिशन का पहला उपग्रह था, पहला मिशन था। प्रोबा 2 2 नवंबर 2009 को SMOS रॉकेट से लॉन्च किया गया था। प्रोबा 5 7 मई, ये प्रोबा वी है, सॉरी 5 नहीं है, प्रोबा वी 7 मई 2013 को लॉन्च किया गया था। और यह है प्रोबा 3, जिसमें जुड़वा उपग्रह शामिल हैं, कोरोनोग्राफ और एक्यूलेटर। S4 स्टार भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी है। 75% स्वदेशी तकनीक पर इसको निर्मित किया गया है। यह पूर्ववर्ती INS अरिहंत, जिसको S2 भी कहा जाता है, उससे कहीं ज्यादा उन्नत है। 16 अक्टूबर 2024 को विशाखापट्टनम में S4 स्टार को लॉन्च किया गया। इसकी जो रेंज है 3500 किलोमीटर है। भारत का SSBN परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी कार्यक्रम के तहत इसको निर्मित किया गया है। इसके तहत जो पहली पनडुब्बी थी भारत की, INS अरिहंत था, जिसे S2 नाम दिया गया है, जिसे 2009 में लॉन्च किया गया था। दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत, जिसका नाम S3 रखा गया है। तीसरी INS अरिदमन, जिसका नाम है, वास्तव नाम S4। ठीक, अब S4 स्टार, जिसको कोई नाम अभी फिलहाल नहीं दिया गया है। S1 की बात करें तो आप कहेंगे S2 से शुरू हो रहा है, S1 कहाँ गया? तो S1 INS चक्र का नाम था, जो रूस से लीज पर लिया गया था। ठीक है, S1 को। बिहार की राजधानी पटना में नीतीश मिश्रा, बिहार के जो कि उद्योग मंत्री हैं, इनके द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट, शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? पटना में। गैलाथिया बे ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित बंदरगाह है। भारत के 13वें प्रमुख या बड़े बंदरगाह का दर्जा इसको मिला। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। आंध्र प्रदेश के अमरावती के मंगलागिरी में ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन 22 से 23 अक्टूबर 2024 के दौरान किया गया। रमेश चंद पैनल नीति आयोग के सदस्य हैं। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में इनकी अध्यक्षता में 18 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य WPI थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित कर 2022-23 करना है। दूसरा क्या लक्ष्य है? उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI के लिए संशोधित वस्तु बाकेट का निर्माण करना है। 78वां या निर्धारण करना है। 78वां संतोष ट्रॉफी फुटबॉल कप 2025 तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित हुआ। पश्चिम बंगाल ने इस टूर्नामेंट में केरल को हराकर यह टूर्नामेंट जीत लिया। बी रेडी बिजनेस रेडी विश्व बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर इसको लॉन्च किया गया है। अब क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 तक जो जारी हुई, वो निलंबित कर दिया गया था, उसको काफी विवादों में आ गई थी, तो उसके स्थान पे बी रेडी बिजनेस रेडी ये सूचकांक अब जारी करेगा विश्व बैंक। 10 मुख्य विषयों पर आधारित होगा। प्रत्येक विषय के लिए 3 स्तंभ होंगे। इस तरीके से कुल 30 स्तंभ इसमें होंगे। यूपी ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर भारत का पहला राज्य स्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कृषि नेटवर्क है। उत्तर प्रदेश सरकार और गूगल क्लाउड इंडिया की ये संयुक्त पहल है। भारत का पहला राज्य स्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कृषि नेटवर्क, यूपी ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर। भारत अमेरिका परमाणु समझौता, जिसको 123 समझौता कहते हैं, जो कि भारत अमेरिकी अधिनियम का 103 जो धारा 123 है उसको दर्शाता है। उसके तहत ही जो अमेरिका है परमाणु समझौते करता है। कुछ समय पहले सिंगापुर के साथ भी इसी तरह समझौता किया था। भारत के साथ ये समझौता 2008 में ही हो गया था। काफी चर्चा में रहा था, काफी विवादित भी रहा था। जॉर्ज बुश
जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे अमेरिका के और मनमोहन सिंह, इन दोनों के मध्य ये समझौता हुआ था, हस्ताक्षर हुए थे इस पे। अमेरिकी प्रतिबंध सूची से 3 भारतीय परमाणु संगठनों से प्रतिबंध हटाया गया जनवरी 2025 में। यूएसए के एनएसए जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जेक सुलिवन, अब तो नहीं है, जब बाइडेन की सरकार थी, जो बाइडेन की सरकार के जो अंतिम दिन थे उसमें ये फैसला लिया गया। नई दिल्ली में जेक सुलिवन ने यह घोषणा की थी। जो 3 संगठन कौन है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, दूसरा इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र, तीसरा इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, जिन पर जो परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था पोखरण में, उसके बाद जो है प्रतिबंध लगाए गए थे। तेलंगाना के निजामाबाद में 14 जनवरी 2025 को केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई है। नई दिल्ली से वर्चुअली इसका उद्घाटन किया गया। महाकुंभ 2025 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक ये आधिकारिक रूप से आयोजित हुआ। शाही स्नान 3 दिन थे। मकर संक्रांति 14 जनवरी को, मौनी अमावस्या 29 जनवरी को, बसंत पंचमी 3 फरवरी को। मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मचने से काफी लोगों की डेथ हो गई थी। थीम क्या रखी गई थी महाकुंभ की? आध्यात्मिकता, संस्कृति और इतिहास का संगम। आईएमडी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जिसकी स्थापना 1875 में कोलकाता में की गई थी अंग्रेजी सरकार के द्वारा, तब तत्कालीन भारत सरकार कह सकते हैं। बाद में उसको 1944 में दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था आईएमडी को। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसकी स्थापना के 150वें स्थापना दिवस पर विजन डॉक्यूमेंट 2047 जारी किया गया, जिसमें अगले 22 वर्षों के लक्ष्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। मौसम पूर्वानुमान की सटीकता का जो लक्ष्य रखा गया है, 3 दिनों के लिए 100%, 5 दिनों के लिए 90%, 7 दिनों के लिए 80% और 10 दिनों के लिए 70% सटीकता हासिल करना है। अर्थात 3 दिन पहले अगर बताया जाए कि इस दिन ये बारिश होगी तो होगी, 100% होगी, बाढ़ हो आएगी 100% आएगी। तो इस तरह से मुख्यालय पहले कोलकाता में था इसका, 1944 में नई दिल्ली ट्रांसफर हुआ था। गौरव क्या है? डीआरडीओ के द्वारा विकसित लॉन्ग रेंज ग्लाइडेड बम है, LRGB है। इसकी मारक क्षमता 30 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक है। वजन इसका लगभग 1000 किलोग्राम है। 8 से 10 अप्रैल 2025 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान का उपयोग कर उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से इसका सफल परीक्षण किया गया। डीआरडीओ की प्रयोगशाला ARDA, RCA और ITR चांदीपुर जो परीक्षण रेंज है, इनके द्वारा इसका निर्माण संयुक्त रूप से किया गया है। इसके साथ ही इसी समय एक और हल्के ग्लाइडर बम SAAW स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का भी परीक्षण वायुसेना और डीआरडीओ के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसका वजन कितना है? 125 किलोग्राम। रेंज कितना है? 100 किलोमीटर। तेलंगाना अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 14 अप्रैल 2025 को इसने यह निर्णय लिया। इसके लिए इसने विधेयक पारित किया है अपने विधानमंडल में। SC समुदाय को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है इसके तहत, समूह 1, समूह 2, समूह 3। समूह 1 में 15 उपजातियां हैं जिनको 1% आरक्षण दिया गया है। समूह 2 में 18 उपजातियों को रखा गया जिनको 9% आरक्षण दिया जाएगा। समूह 3 में 26 उपजातियों को रखा गया जिन्हें 5% आरक्षण दिया जाएगा। ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस फोरम GCFF की पहली बैठक 28 से 30 अप्रैल 2025 को जमैका के मोंटेगो बे में आयोजित हुई। ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस फोरम की पहली बैठक। ठीक, महत्वपूर्ण बात है कि भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय 30 अप्रैल 2025 को डिजिटल पहुंच को मूल अधिकार घोषित किया गया आर्टिकल 21 के तहत। 21 मार्च 2025 को जलवायु प्रवासी को वनरेबल श्रेणी में शामिल किया गया। तो ये 2 निर्णय बहुत महत्वपूर्ण रहे, तो क्रम से भी आ सकता है, याद रखिएगा। ग्लासगो, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन का नया स्थल घोषित किया गया है। कारण क्या रहा? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में ये आयोजित होना था, लेकिन वित्तीय कारणों से ऑस्ट्रेलिया ने नाम वापस ले लिया। जॉर्डन, सितंबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कुष्ठ रोग मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन हो गया है? पहला राष्ट्र कौन हो गया है? जॉर्डन। ठीक है। एनपीएस वात्सल्य प्रोग्राम या एनपीएस वात्सल्य स्कीम, एनपीएस के तर्ज पर बजट 2024-25 में जो की घोषणा हुई थी,
18 सितंबर 2024 को वित्त मंत्री के द्वारा इसको प्रारंभ कर दिया गया नई दिल्ली से। एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम के एक हिस्से के रूप में अवयस्क बच्चों के लिए इसको शुरू किया गया है। योग्यता क्या रखी गई? कोई भी भारतीय नागरिक, जिसमें एनआरआई भी शामिल हैं, इसमें हिस्सा ले सकते हैं। नाबालिग की ओर से उसके विधिक संरक्षक के द्वारा इसको खोला जा सकता है। नाबालिग जो है 18 वर्ष से कम आयु का जो बच्चा होगा माना जाएगा। 18 वर्ष के पश्चात खाते का नियमित एनपीएस में परिवर्तन किया जा सकेगा। अंशदान की न्यूनतम राशि ₹1000 रखी गई है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए, इसके 79वें सत्र का जो आयोजन हुआ 10 सितंबर 2024 से शुरू हुआ था। 79वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? फिलेमान यंग ने, जो कि कैमरून के नेता थे। थीम क्या रखी गई थी? किसी को पीछे न छोड़ना, लीव नो वन बिहाइंड। 80वां जो सत्र आयोजित होगा सितंबर 2025 में, उसकी अध्यक्ष पूर्व जर्मन विदेश मंत्री एला लेना बैरबाग चुनी गई हैं। पश्चिमी यूरोपीय समूह की पहली महिला अध्यक्ष ये होंगी। 2 जून 2025 को ये घोषणा की गई। राज्य जो 2 जून को एक चुनाव में इनको चयनित किया गया। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024, इसका 6वां संस्करण जारी हुआ था 2024 में। एफएसएसएआई के द्वारा 2019 से इस सूचकांक को प्रकाशित करना शुरू किया गया था। नई दिल्ली में आयोजित दूसरे वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन GFRS 2024 पहला कब आयोजित हुआ था? G20 नई दिल्ली 2023 के दौरान। इसके अलावा तीसरा विश्व खाद्य भारत 2024, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024, ये संयुक्त रूप से दोनों सम्मेलन 20 से 21 सितंबर 2024 नई दिल्ली में आयोजित हुए। केंद्रीय मंत्री जो जेपी नड्डा हैं, उनके द्वारा, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, इसका उद्घाटन किया गया औपचारिक रूप से। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडोनम भी इस दौरान शामिल हुए थे। ठीक है, तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का 6ठा संस्करण इस दौरान जारी किया गया। रिपोर्ट में जो महत्वपूर्ण बातें रही, जो शीर्ष राज्य रहे या यूटी रहे, केंद्र शासित प्रदेश, पहले स्थान पे केरल, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु। यूटीज में, केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पे जम्मू कश्मीर है। ठीक है, गुजरात का विशेष रूप से उल्लेख इसमें किया गया है, काफी गुजरात ने इसमें प्रगति की है। चौथे स्थान पे गुजरात है, 5वें पे पंजाब, 6ठे पे राजस्थान, 7वें पे पश्चिम बंगाल, 8वें पे गोवा, 9वें पे मध्य प्रदेश, 10वें पे हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश 14वें पायदान पे है, 35वें पे मिजोरम और सबसे अंतिम पायदान पे लक्षद्वीप है। तो सबसे निचला राज्य कौन है? मिजोरम। सबसे निचला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप। संयुक्त रूप से केरल पहले स्थान पे, लक्षद्वीप अंतिम स्थान पे। रिपोर्ट की जो सबसे खास बात रही, नागालैंड के साथ रही। रैंक 13वीं रही इसकी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट पहाड़ी राज्यों में विशेष चिन्हित राज्य इसको माना गया। सबसे महत्वपूर्ण ये बात रही कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों में अच्छा प्रदर्शन इसका रहा, नागालैंड का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण निर्णय हाल ही में लिए। क्या क्या निर्णय लिए? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण कब तक किया जाएगा? वर्ष 2035 तक। इसके लिए 2028 तक पहला भाग इसका BAS-1 भेजा जाएगा। चंद्रयान 4, चंद्रयान के नमूने जो चंद्रयान 3 ने इकट्ठा किए हैं, उनको धरती पर वापस लाने के लिए भेजा जाएगा। उसी पर अध्ययन करने के लिए फिर चंद्रयान 5 उसी के आधार पर भेजा जाएगा। ल्यूपेक्स जो है, ल्यूपेक्स 4 नहीं है, ध्यान रखिए, ल्यूपेक्स है 5वां जो जापान के साथ है। वर्ष 2040 तक मानव युक्त चंद्रयान मिशन भेजने का लक्ष्य इसका है। मिशन वीनस, शुक्र मिशन की घोषणा भी की गई है। भारत का पहला शुक्र मिशन को मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रोवाइड करवाई है, मतलब प्रदान की है। तंजावुर वीणा तमिलनाडु का ये प्रोडक्ट है, GI टैग पाने वाला पहला भारतीय संगीत वाद्य यंत्र बना है। कटहल वृक्ष की छाल से इसका निर्माण किया जाता है। प्रोफेसर कीर्ति पांडे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली अध्यक्ष बनी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 23 अगस्त 2023 को इसकी स्थापना हुई। 1 अध्यक्ष और 12 सदस्य हैं इसमें। मुख्यालय इसका प्रयागराज में है। कब? 23 अगस्त 2023 को इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन यूपी का करंट महत्वपूर्ण है ये, इसलिए याद रखिएगा। हिलकोल BBV 131 भी इसका नाम है। ये क्या है?
तो भारत बायोटेक के द्वारा हिलमैन लैब्स के सहयोग से विकसित मौखिक हैजा वैक्सीन है। क्या नाम है? हिलकोल। किस राज्य ने महिलाओं हेतु विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है? हिमाचल प्रदेश ने। महिलाओं की। किस संस्था ने 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हाल ही में विकसित किए हैं? प्रॉम्प्ट, ड्रिप्स और जल विद्युत डीपीआर। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने। प्रॉम्प्ट, ड्रिप्स भी आपको तो बिना पढ़े नहीं समझ में आएगा, लेकिन जल विद्युत डीपीआर तो समझ में आ ही जाएगा। तीनों याद रखिएगा। अमेजन पुनर्वनीकरण को वित्त पोषित करने के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड किस संस्था ने जारी किया? तो आईबीआरडी, विश्व बैंक ने। दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड। धूलीखेल नेपाल का पहला विश्व संगठन मान्यता प्राप्त हेल्थ सिटी इसको घोषित किया गया है, स्वस्थ शहर घोषित किया गया है। नेपाल का पहला WHO मान्यता प्राप्त हेल्थ सिटी है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जो अवार्ड प्रदान किए गए हैं दोस्तों, उसकी लिस्ट एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो पद्म विभूषण इस बार भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया है। पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है। डी नागेश्वर रेड्डी जो कि चिकित्सक हैं तेलंगाना के। पूर्व न्यायाधीश GS केहर जो कि चंडीगढ़ से हैं। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत जो कि गुजरात से हैं कला क्षेत्र में। श्री L सुब्रमण्यम कर्नाटक से आते हैं कला के क्षेत्र में। श्री MT वासुदेवन नायर साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से केरला से आते हैं। लेट ओसामू ओसामू सुजुकी व्यापार व उद्योग जापान से संबंधित हैं, जापान के हैं ये। श्रीमती शारदा सिन्हा जो कि इनकी भी, इन तीनों को जो लास्ट के 3 हैं, MT वासुदेवन नायर, ओसामू सुजुकी और श्रीमती शारदा सिन्हा, इनको मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में वासुदेवन नायर को, व्यापार व उद्योग के क्षेत्र में जापान के ओसामू सुजुकी को, श्रीमती शारदा सिन्हा को कला के क्षेत्र में, गायिका थी, लोक गायिका बिहार की। उत्तर प्रदेश से 2 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है। किसे? साध्वी रितंभरा को समाज कार्य के क्षेत्र में, श्री राम बहादुर राय को जर्नलिज्म के क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश से 8 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। किसे किसे? आशुतोष शर्मा विज्ञान के क्षेत्र में, गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ साहित्य के क्षेत्र में, श्री हृदय नारायण दीक्षित साहित्य के क्षेत्र में, श्री नारायण भुलई भाई मरणोपरांत लोक सेवा के क्षेत्र में, श्री सत्यपाल सिंह को खेल के क्षेत्र में, श्री श्याम बिहारी अग्रवाल को कला के क्षेत्र में, श्रीमती सोनिया नित्यानंद को चिकित्सा के क्षेत्र में, श्री सैयद आइनुल हसन को साहित्य के क्षेत्र में। विशेष बात है कि एक युगल जोड़ी को इस बार ये अवार्ड दिया गया, मिस्टर ह्यूज और कैल्डन कैंजर। ठीक है, गैंचर साहित्य के क्षेत्र में उत्तराखंड से बिलोंग करती है युगल जोड़ी। ठीक है, और इनको ये अवार्ड दिया गया। 23 महिलाओं को, 10 विदेशी या NRI, PIO, OCI इसमें शामिल रहे, और 13 लोगों को मरणोपरांत ये अवार्ड प्रदान किए गए। कुल 139 लोगों को दिए गए। गणतंत्र दिवस की झांकी में प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला, जिसका विषय महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास था। द्वितीय पुरस्कार गुजरात की झांकी को प्राप्त हुआ। ICC पुरस्कार 2024 24 से 28 जनवरी 2025 को समारोह में एक प्रदान किए गए। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का मेली केर को प्रदान किया गया, न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं। राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी इसको कहा जाता है। पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गैरी सोबर्स ट्रॉफी जसप्रीत बुमराह को प्रदान किया गया। 5वें भारतीय खिलाड़ी बने हैं पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनने वाले ICC के। पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह को ही चुना गया। महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना भारतीय खिलाड़ी हैं, इनको चुना गया। पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अजमतुल्ला उमर जई अफगानिस्तान क्रिकेटर हैं, इनको चुना गया। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष श्रेणी में भारत के अर्शदीप सिंह को, महिला श्रेणी में मेली केर को। ICC टीम कप्तान ऑफ द ईयर मेल श्रेणी में जो टीम बनाई गई, टेस्ट टीम के कप्तान पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के, वनडे टीम के कप्तान चैरित असलांका श्रीलंका के, जिसमें एक भारतीय भी नहीं रहा वनडे टीम में। T20 टीम में 4 भारतीय शामिल रहे, जिसमें रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया है। ICC अंपायर ऑफ द ईयर का अवार्ड रिचर्ड इलिंगवर्थ को दिया गया। IQ एयर विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 138 देशों के लिए जारी हुई। यह इस रिपोर्ट का 7वां संस्करण था। दुनिया के शीर्ष 20, अभी हाल ही में जो जारी हुआ है, इसको आप याद मत रखिएगा, ये आएगा नहीं एग्जाम में। ठीक है,
ये पुराना वाला ही आएगा, ठीक है। मैं विशेष रूप से आप लोगों को कह रहा हूं, अगर आएगा तो पुराना वाला ही आएगा। ये जो अभी सितंबर अगस्त लास्ट सितंबर के दौरान जारी हुआ है, ये नहीं आएगा। तो फिलहाल IQ एयर विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024, दुनिया के शीर्ष 20 प्रदूषित देशों में 13 शहर भारत के हैं, जिसमें बर्नी हाट जो कि असम मेघालय सीमा पर स्थित है और मेघालय में स्थित शहर है, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, जहां पर PM2.5 सांद्रता 128.2 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। नई दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। दूसरे स्थान पे एनजमेना जो कि चाड की राजधानी है वो रही। तीसरे स्थान पे बांग्लादेश की राजधानी ढाका। भारत विश्व का 5वां सबसे प्रदूषित देश है। पिछले वर्ष जो 2023 में भारत तीसरे पायदान पे था, भारत की स्थिति में सुधार हुआ है। PM2.5 में 7% का कमी आना ये इसका मुख्य कारण रहा। दुनिया की शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों में से 6 भारत के हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। वास्तव में टॉप 9 में भारत के 6 हैं, ठीक है। 35% भारतीय शहरों में PM2.5 स्तर WHO के द्वारा जो अनुशंसित सुरक्षित सीमा है 5 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब की, उससे 10 गुना अधिक है। 35% भारतीय शहरों में। प्रदूषित देशों की जो रैंक है उसमें पहले स्थान पे चाड, दूसरे पे बांग्लादेश, तीसरे स्थान पे पाकिस्तान, चौथे पे कांगो गणराज्य, 5वें पे भारत। ओशिनिया विश्व का सबसे स्वच्छ क्षेत्र है तथा मायाग्यूज, प्यूर्टो रिको का मायाग्यूज दुनिया का सबसे स्वच्छ महानगरीय क्षेत्र है, ठीक। स्कूल्स फॉर अर्थ ये क्या है? एक पहल है, IQ एयर संस्था की पहल है। इसके अलावा रिपोर्ट की खास बात, विश्व के मात्र 17% शहर ही WHO के वायु प्रदूषण संबंधी दिशा निर्देश को पूरा करते हैं। इसके अलावा मात्र 7 देश ऐसे हैं जिन्होंने WHO के PM2.5 के दिशा निर्देश को पूरा किया है, अर्थात 5 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब को। किन किन देशों ने? ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बारबाडोस, एस्टोनिया, ग्रेनेडा, न्यूजीलैंड और आइसलैंड। सर्वाधिक प्रदूषित शहर रैंक अगर देखें, पहले स्थान पे मेघालय भारत का बर्नीहाट, दूसरे स्थान पे दिल्ली, तीसरे स्थान पे करागांडा कजाकिस्तान का, चौथे स्थान पे मुल्लनपुर भारत का पंजाब का, लाहौर का पाकिस्तान का लाहौर 5वें स्थान पे, भारत का ही फरीदाबाद, ठीक, हरियाणा का फरीदाबाद 6ठे स्थान पे, एनजमेना चाड का 7वें पायदान पे, 8वें पे लोनी भारत में स्थित है गाजियाबाद में, और उत्तर प्रदेश में भी अगर देखा जाए तो लोनी जो है सर्वाधिक प्रदूषित शहर है उत्तर प्रदेश का, ठीक। 9वां नई दिल्ली। अब देखिए दिल्ली और नई दिल्ली को अलग अलग यहाँ पर दूसरा और 9वें पायदान पर रखा गया है। क्यों रखा है ये आप IQ एयर से पूछिए, इसने नई दिल्ली और दिल्ली को अलग अलग किया है। तो दिल्ली भी तो राजधानी ही है ना। हालांकि नई दिल्ली को राजधानी मानेंगे तो दूसरे पायदान पे हो जाएगा। चाड का जो एनजमेना है पहले स्थान पे हो जाएगा अगर प्रदूषित राजधानी में देखेंगे। लेकिन चूंकि दिल्ली और नई दिल्ली दोनों इसमें शामिल हैं, इसलिए दिल्ली ही राइट आंसर होगा। और रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि दिल्ली लगातार दूसरे वर्ष, लगातार कैसरे वर्ष, लगातार कितने वर्षों से, क्या फैक्ट था? नई दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी, फिलहाल नई दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है, ठीक है। पिछली बार भी शायद नई दिल्ली ही थी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, दूसरे पे दिल्ली को रखा है उसने, 9वें पे नई दिल्ली को रखा है, 10वें पे मुल्तान को रखा है, पाकिस्तान का मुल्तान 10वें स्थान पे है। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण शहर हैं, 13वें स्थान पे गुरुग्राम, 14वें पे गंगानगर, 16वें पे ग्रेटर नोएडा, 17वें भिवानी, 18वें मुजफ्फरनगर, 19वें पे हनुमानगढ़ और 20वें पे नोएडा। तो टॉप 10 में उत्तर प्रदेश का एक शहर है, कौन? लोनी, 8वें नंबर पे। टॉप 20 में उत्तर प्रदेश के 4 शहर हैं, कौन कौन? लोनी को अगर छोड़ दिया जाए तो अन्य 3 कौन हैं? ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर और नोएडा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का 9वां संस्करण वनडे टूर्नामेंट है ये। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 के दौरान आयोजित किया गया। कहां पर? पाकिस्तान में। लेकिन चूंकि भारत की शर्त थी पाकिस्तान नहीं जाएगा, तो सभी मैच भारत के जो थे दुबई में खेले गए। भारत फाइनल में पहुंचा, इसलिए फाइनल मैच दुबई में खेला गया। कुल 8 टीमें शामिल हुई इसमें। पहला संस्करण
1998 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित हुआ था। 2009 तक प्रति 2 वर्ष में ये आयोजित होता था, लेकिन अब प्रति 4 वर्ष में आयोजित होता है 2009 के बाद से। इस वर्ष 8 टीमों का जो चयन किया गया था। अब तक आईसीसी रैंकिंग की शीर्ष 8 टीमों को ही लिया जाता था, लेकिन वर्ष 2025 में विश्व कप 2023 को आधार बनाया गया, जिसके अनुसार अफगानिस्तान पहली बार इस टूर्नामेंट में शामिल किया गया। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड ग्रुप ए में थे। ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका ग्रुप बी में थे। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर रिकॉर्ड तीसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके पहले भारत ने 2002, 2013 और 2025 में ये टूर्नामेंट जीता था। मैन ऑफ द मैच कौन रहा? रोहित शर्मा फाइनल मैच में भारत के। मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा? सचिन रविंद्र न्यूजीलैंड के। सर्वाधिक रन इन्होंने टूर्नामेंट में बनाए 263 रन। वर्ष 2029 की मेजबानी जो होगी वो भारत करेगा। ठीक है, अगला जो होगा की फाइंडिंग्स ऑन आर्म्स ट्रेड, ग्लोबल आर्म्स, ठीक, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। सिपरी की रिपोर्ट है वैश्विक हथियार आयात निर्यात पर, जो जारी होती है 10 मार्च 2025 को सिपरी ने जारी की। वैश्विक हथियार आयात में शीर्ष देश कौन है विश्व के? तो यूक्रेन पहले स्थान पे। 2015 से 19 की तुलना में 100% की वृद्धि हुई है आयात में। दूसरे स्थान पे भारत है आयात में। 2015 से 19 से 2020 से 24 इस अवधि के दौरान 9.3% की गिरावट आई है हथियार आयात में भारत के। तीसरे स्थान पे कतर है, चौथे पे सऊदी अरब, पांचवें पे पाकिस्तान है। पाकिस्तान के हथियार आयात में 61% की वृद्धि देखी गई। नोट करने वाली बात है कि चीन 1990 से 94 के बाद पहली बार है जब शीर्ष 10 हथियार आयातकों से बाहर है क्योंकि उसका रूपांतरण हो रहा है निर्यातक के रूप में। वैश्विक हथियार निर्यातक शीर्ष देश कौन है? तो अमेरिका पहले स्थान पे है। विश्व का 43% हथियार निर्यात अकेले अमेरिका करता है। दूसरे स्थान पे फ्रांस है, रूस को इसने पीछे कर दिया है 9.6% की हिस्सेदारी के साथ। फिर तीसरे स्थान पे रूस है, 64% गिरावट आई है। ठीक है, हथियार निर्यातक के रूप में रूस की 7.8% मात्र हिस्सा रह गया है। चौथे स्थान पे चाइना है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। पांचवें पे जर्मनी है। 97वां ऑस्कर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अनोरा को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का शॉन बेकर को अनोरा मूवी के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का एड्रियन ब्रॉडी को द ब्रूटलिस्ट के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का माइकी मेडिसन को अनोरा मूवी के लिए, बेस्ट डॉक्यूमेंट फिल्म का अवार्ड नो अदर लैंड को, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट का अवार्ड द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा को, बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय मूवी का अवार्ड आई एम स्टिल हियर, ब्राजील की मूवी है, उसको दिया गया। सबसे ज्यादा पुरस्कार अनोरा ने जीता 5, इसके बाद द ब्रूटलिस्ट ने 3। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 147 देशों के लिए जारी किया गया संयुक्त राष्ट्र एसडीएसएन के द्वारा। शीर्ष 5 देश कौन रहे इस रिपोर्ट में? फिनलैंड लगातार 8वें वर्ष सबसे खुशमिजाज देश है। दूसरे स्थान पे डेनमार्क, तीसरे पे आइसलैंड, चौथे पे स्वीडन और पांचवें पे नीदरलैंड्स। निम्नतम 5 देश कौन है? सबसे ज्यादा दुखी अफगानिस्तान 147वें पे, लगातार चौथे वर्ष सबसे निचले पायदान पे है। फिर सियरा लियोन, लेबनान, मलावी और जिम्बाब्वे। भारत 118वें पायदान पे है। 2024 में भारत 126वें पायदान पे था, 8 स्थानों का इजाफा हुआ है। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वर्ष 2036 तक केरल की 22.8% आबादी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की होगी। अभी कितनी है? 16.5%। वर्टिकली लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल वीएलएसआर सैम 26 मार्च 2025 को डीआरडीओ के और नौसेना द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर रेंज में इसका सफल परीक्षण किया गया। स्वदेशी रूप से विकसित यह मिसाइल है, कम दूरी की हवाई सुरक्षा के लिए इसको डिजाइन किया गया है। एबेल पुरस्कार 2025 गणित का नोबेल जिस पुरस्कार को कहा जाता है, जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारो को मिला। नार्वे की संसद के द्वारा इन पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी। 2003 से इसको देना आरंभ किया गया। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 इसका 12वां संस्करण जीटीआई 2025 का इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा 163 देशों के लिए जारी किया गया। रिपोर्ट की जो खास बात रही, साहेल क्षेत्र अफ्रीका का सर्वाधिक प्रभावित है आतंकवाद से।
आतंकवाद के केंद्र के रूप में इसको व्याख्यायित किया गया है। आतंकवाद प्रभावित देशों की संख्या बढ़ गई है इस रिपोर्ट के अनुसार। सर्वाधिक जो प्रभावित देश हैं आतंकवाद से वह है बुर्किना फासो। दूसरा है पाकिस्तान, जहां 45% आतंकवाद की घटनाओं में वृद्धि देखी गई। तीसरे पे है सीरिया, चौथे पे माली, पांचवें पे नाइजर, छठे पे नाइजीरिया, सातवें पे सोमालिया, आठवें पे इसराइल, नौवें पे अफगानिस्तान, 10वें पे कैमरून। भारत 14वें स्थान पर है। पिछले वर्ष भी भारत 14वें स्थान पे था। वर्ष 2023 में भारत 13वें पायदान पे था। ओके। सर्वाधिक खतरनाक आतंकवादी समूह किसे बताया गया इसमें? इस्लामिक स्टेट को। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024, नया वाला नहीं आएगा, पुराना वाला ही आएगा, इसलिए यही आप लोग पढ़िएगा। इसलिए हमने सितंबर वाला आपको करंट अफेयर्स नहीं दिया है, आप कंफ्यूजिया जाएंगे, हमको पता है। इसलिए हमने आपको उतना ही दिया है जितना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें पुराना सूचकांक स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 याद रखिएगा, नया वाला नहीं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के 130 शहरों के लिए इसे जारी किया गया। 2019 में इसको शुरू किया गया था। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में शीर्ष पायदान पे कौन रहा? सूरत, उसके बाद जबलपुर और फिर आगरा उत्तर प्रदेश का। 3 लाख से 10 लाख तक की आबादी में फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे अमरावती महाराष्ट्र का, तीसरे स्थान पे झांसी उत्तर प्रदेश का, चौथे पे गोरखपुर। 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में उत्तर प्रदेश का रायबरेली पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे तेलंगाना का नलगोंडा, तीसरे स्थान पे हिमाचल प्रदेश का नालागढ़। पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जयपुर में नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर कार्यशाला के आयोजन के दौरान ये पुरस्कार प्रदान किए गए। ध्यातव्य है कि 7 सितंबर को 2020 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी, जिसके लिए यूएनजीए के द्वारा 2019 में घोषणा की गई थी। ठीक। तो सबसे नीचे नीचे अगर देखा जाए 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे निचले पायदान पे है श्रीनगर। ठीक। सबसे निचले पायदान पे पटन चेरुवु है, 3 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में। सबसे निचले पायदान पे पोंटा साहिब है, 3 लाख से कम आबादी वाले राज्यों में, ठीक है, शहरों में। 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर हैं, ऊपर आपने देखा शीर्ष 3 को देखा, लेकिन यहाँ शीर्ष 10 को आप देखेंगे। कौन कौन है? सूरत पहले, दूसरे जबलपुर, तीसरे पे आगरा, चौथे पे लखनऊ, पांचवे पे कानपुर, छठे पे वडोदरा, छठे पे ही इंदौर भी, ठीक है, संयुक्त रूप से। छठे पे भोपाल भी, छठे पे विजयवाड़ा भी। तो 6 पे तो 4 हैं। कौन? वडोदरा, इंदौर, भोपाल, विजयवाड़ा। हालांकि इंदौर 2023 वाले में पहले पायदान पे था, 2024 में छठे पे आ गया। 7वें पायदान पे अहमदाबाद और दिल्ली और रायपुर, ये तीनों 7वें पायदान पे, सॉरी, अहमदाबाद और दिल्ली जो है 7वें पायदान पे। 8वें पे रायपुर, 9वें पे वाराणसी, 10वें पे पटना। अगर कुल की गिनती कर लेंगे शहरों की तो सूरत, जबलपुर, आगरा, लखनऊ, कानपुर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, नहीं 10, 11 और 12वें पायदान पे वाराणसी आ रहा है आपका। दो, नहीं 13वें पायदान पे आ रहा है, ठीक है। तो 13वां पायदान, 12 शहरों के बाद वाराणसी आ रहा है, तो 13वां शहर है। लेकिन सूची में रैंकिंग में देखेंगे तो 9वीं रैंक वाराणसी की है, 10वीं पटना की है। पेरिस पैरालंपिक 2024, शुभंकर इसका फ्रीज था, पेरिस में आयोजित किया गया। फ्रीजियन कैप है ये, फ्रीज। आदर्श वाक्य गेम्स वाइड ओपन, ठीक है। ऑरोन्स ग्रैंड लेस ज्यूक्स, जिसको गेम्स वाइड ओपन, ये इसका आदर्श वाक्य था। ये फ्रेंच शब्द है जो वाक्य है, ऑवरांस ग्रैंड लेस ज्यूक, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है गेम्स वाइड ओपन। कुल 4,463 एथलीट इसमें शामिल हुए, 22 खेलों की 549 स्पर्धाओं के लिए, अर्थात 549 गोल्ड मेडल थे इसमें। उद्घाटन 28 अगस्त को प्लेस डेला कानकोर्ड में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के द्वारा किया गया। समापन 8 सितंबर को स्टेड डी फ्रांस में किया गया। भारतीय दल की बात करें तो 12 खेलों के लिए 84 लोग गए थे। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल, ये दोनों थे। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? भारत की तरफ से हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ पैरालंपिक प्रदर्शन रहा। भारत ने 29 पदकों के साथ 18वीं रैंक इसमें हासिल की, जिसमें 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर और 13 कांस्य शामिल थे। 2020 में पिछला सर्वश्रेष्ठ अभी तक का जो रहा है
प्रदर्शन भारत का, उसमें 19 पदक भारत ने जीते थे। 5 गोल्ड, 8 ब्रॉन्ज, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ भारत 24वें पायदान पे था। इस बार भारत 18वें पायदान पे है। वर्ष 2024 में जो स्वर्ण पदक भारत ने जीते, कुल कितने जीते? 9 स्वर्ण पदक, 7 गोल्ड जीते भारत ने। कौन कौन जीता है इसमें? अवनी लेखरा ने निशानीबाजी में 10 मीटर एयर राइफल में, नीतीश कुमार ने पुरुष एकल बैडमिंटन में, सुमित अंतिल ने भाला फेंक में F64 श्रेणी में, हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में, धर्मवीर सिंह ने क्लब थ्रो में, प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में और नवदीप सिंह ने भाला फेंक में F41 श्रेणी में। F4 श्रेणी में, ठीक, कुछ होता होगा श्रेणी, खेल वाले ही जान सकते हैं इसको, ठीक है। F41 श्रेणी। ईरान के सादेक बेत सयाह के डिस्क्वालीफाई होने पर रजत पदक इन्होंने जीता था, नवदीप सिंह ने। इनकी काफी वीडियो भी वायरल हुई थी प्रधानमंत्री से मिलने की भी, ठीक है। रजत स्वर्ण से, रजत जो पदक था इनका वो गोल्ड में अपग्रेड कर दिया गया था, ओके। पैरालंपिक खेलों की बात करें तो इसका आरंभ 1960 में रोम में हुआ था। 23 देश शामिल हुए थे तब। शीतकालीन पैरालंपिक 1976 से आयोजित कराए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी का गठन 22 सितंबर 1989 को जर्मनी के वॉन में हुआ था। इसके अध्यक्ष एंड्रयू पार्सन्स हैं, ठीक है। पदक तालिका जो रही इसमें दोस्तों, चीन पहले स्थान पर रहा 94 स्वर्ण के साथ, कुल 220 पदक चीन ने जीते। दूसरे स्थान पे ब्रिटेन, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे नीदरलैंड, पांचवें पे ब्राजील। मिलान करने के लिए भी आ सकता है गोल्ड मेडल। तो चीन 94, ब्रिटेन 49। चीन 94 याद ही रहेगा, ब्रिटेन न से इधर न आ रहा है, उधर 49 आ रहा है, याद ही रहेगा। यूएसए 36, यूएसए S और 36 का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन स्थापित कर लीजिएगा। नीदरलैंड 27, ठीक, और ब्राजील 25। बस इतना याद रखिए। प्रीति पॉल ने वुमेन्स 100 मीटर व 200 मीटर रेस में 2 कांस्य पदक जीते। किसने? प्रीति पॉल ने। अवनी लेखरा का तीसरा ओलंपिक मेडल था, ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। पिछली बार इन्होंने 2 मेडल जीते थे और पहली भारतीय महिला बन गई हैं 3 ओलंपिक मेडल जीतने वाली, पैरालंपिक मेडल जीतने वाली। हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में भारत के लिए पहला गोल्ड जीता, भारत के लिए, ठीक है, हरविंदर सिंह ने। राष्ट्रीय विद्युत योजना ट्रांसमिशन, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा हाल ही में शुरू किया गया इस योजना को। इसमें विभिन्न लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करना, वर्ष 2032 तक 600 गीगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करना। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल द्वारा नई दिल्ली में इसकी घोषणा की गई। 47 गीगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, 31 गीगावाट पंप स्टोरेज संयंत्र, 2031-32 तक 1,91,000 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण। अंतर क्षेत्रीय ट्रांसमिशन क्षमता को वर्तमान के 119 गीगावाट से 2027 तक 143 गीगावाट व 2032 तक 168 गीगावाट तक करना। ये विभिन्न लक्ष्य हैं जो निर्धारित किए गए हैं इसमें, इस योजना में। मुंबई, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भारतीय कौशल संस्थान, जिसका नाम विद्या समीक्षा केंद्र है, इसका शुभारंभ कहाँ किया गया? मुंबई में। नोबेल पुरस्कार 2024 1901 में पहली बार इन पुरस्कारों को प्रदान किया गया था। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की याद में उनकी वसीयत के अनुसार बैंक जमा की ब्याज से अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। वसीयत में 5 श्रेणियों की बात की गई थी, लेकिन 1968 में अर्थशास्त्र भी इन पुरस्कारों में शामिल हो गया। वर्तमान में पुरस्कार राशि कितनी है? 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। श्रेणियां जिनमें अवार्ड प्रदान किए गए, कौन प्रदान करता है? तो भौतिक और रसायन की श्रेणी में रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंस प्रदान करती है। चिकित्सा की श्रेणी में कैरोलिस्का संस्थान नोबेल सभा जो है यहाँ पर स्थित है वो प्रदान करता है। साहित्य की फील्ड में स्वीडिश एकेडमी, शांति की फील्ड में नॉर्वेजियन सांसद स्टार्टिंग जिसको कहते हैं, इसके द्वारा निर्वाचित 5 व्यक्तियों की समिति ओस्लो में इस पुरस्कारों को प्रदान करती है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में स्वेरिंग रिक्स बैंक, स्वीडिश सेंट्रल बैंक का नाम है ये प्रदान करता है। 10 दिसंबर 2024 को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है। इस अवसर पर स्टॉकहोम स्वीडन में अवार्ड दिए गए।
चिकित्सा के क्षेत्र में इस बार का अवार्ड माइक्रो आरएनए mRNA की खोज के लिए विक्टर एम्ब्रोस अमेरिका के हैं, गैरी रुओकॉन अमेरिका के भी हैं, इनको प्रदान किया गया संयुक्त रूप से। भौतिकी के क्षेत्र में जॉन जे हाफील्ड अमेरिका के हैं और जेफरी ई हिंटन ब्रिटिश कनाडाई हैं, इनको प्रदान किया गया। कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के विकास में सांख्यिकी भौतिकी का उपयोग के लिए। रसायन की फील्ड में डेविड बेकर अमेरिका के हैं, उनको कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए। और डेमिस हसाबिस हैं, ब्रिटिश नागरिक हैं। और जॉन एम जम्पर हैं, अमेरिकी नागरिक हैं, इनको जम्पर प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए प्रदान किया गया। दोनों ने प्रोटीन की जटिल 3D संरचना का AI मॉडल बनाया जिसे अल्फा फोल्ड 2 कहा जाता है। ठीक है, डेमिस हसाबिस, एम जम्पर और डेविड बेकर को अवार्ड प्रदान किए गए। अल्फा फोल्ड 2 क्या है? ये 3D संरचना है, AI प्रोटीन की जटिल 3D संरचना है, इसका AI मॉडल है अल्फा फोल्ड 2। साहित्य हान कांग दक्षिण कोरियाई महिला हैं, इनको प्रदान किया गया। शांति के क्षेत्र में निहोन हिंडाक्यो को, जो कि जापानी संगठन है, परमाणु हथियार मुक्त विश्व बनाने के प्रयास के लिए यह लगी हुई है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया, तीनों अमेरिकी हैं, डेरान एसमोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को। संस्थाओं के निर्माण व प्रभाव का अध्ययन करने के लिए इनको यह दिया गया। हान कांग साहित्य का नोबेल जीतने वाली पहली दक्षिण कोरियाई और एशियाई महिला बन गई हैं। कहाँ की हैं? दक्षिण कोरिया की। वर्ष 2012 में मो यान, जो कि पुरुष थे, उनके बाद ये अवार्ड जीतने वाली पहली एशियाई व्यक्ति ये बन गई हैं। ठीक है, इस साहित्य के नोबेल को जीतने वाली। कोलंबिया के कैली में CBD जैव विविधता पर अभिसमय का कोप 16 सम्मेलन 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 के दौरान आयोजित हुआ। इसकी थीम क्या थी? प्रकृति के साथ शांति। कोलंबिया के राष्ट्रपति कौन थे? गुस्तावो पेट्रो। पर्यावरण मंत्री कौन थे? सुजाना मोहम्मद। CBD की बात करें तो CBD का जो मुख्यालय है, सचिवालय है दोस्तों, कनाडा के मॉन्ट्रियल में है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। कोप 1 जो आयोजित हुआ था बहामास में 1994 में, इसकी स्थापना CBD की दोस्तों 1992 रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन में की गई थी। कोप 15 जो हुआ था इसके पहले वाला, चीन में आधा और आधा कोरोना चूंकि चीन में फैल गया था तो कनाडा में आधा आयोजित हुआ था। तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल सम्मेलन भी इसको बोलते हैं। USA एकमात्र UN मेंबर है जिसने इस अभिसमय की पुष्टि नहीं की है, ध्यान रखिएगा। ये सम्मेलन हर 2 वर्ष में आयोजित होता है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन, ब्लू फ्लैग प्रमाणन हाल ही में, अब पहली बार तो ये जारी कौन करता है पूछता है, इसको जारी करती है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, डेनमार्क की एक संस्था है FEE। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, यही जारी करता है। ठीक, तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा 33 मापदंडों पर 4 श्रेणियों में आकलन करके ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रोवाइड करवाया जाता है विभिन्न तटों को। तो हाल ही में कप्पड़ समुद्र तट और चाल समुद्र तट, क्रमशः केरल के कोझिकोड और कन्नूर जिलों में ये स्थित हैं तट, इनको ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रोवाइड करवाया गया। ठीक है, आपको बता देंगे 33 जो जूरी है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जूरी जो 33 मापदंडों पर आकलन करती है ब्लू फ्लैग प्रमाणन का, इन 3 संगठनों में कौन कौन है? तो UNEP, UNWTO और IUCN शामिल हैं। ओके, ब्लू फ्लैग कार्यक्रम फ्रांस में 1985 में, यूरोप में अगर देखा जाए, और वर्ष 2001 में यूरोप के बाहर आरंभ किया गया था। उड़ीसा का चंद्रभागा तट ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला एशिया और भारत का पहला समुद्र तट है। वर्ष 2018 में इसको ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया था। तो एशिया और भारत दोनों का पहला समुद्र तट है ये। अन्य समुद्र तट भारतीय जिनको प्रमाणन मिला है तो शिवराजपुर गुजरात का 2020 में, घोघला दीव का 2020 में, कासरकोड और पदुबिद्री कर्नाटक का 2020 में, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश का 2020 में, राधानगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 2020 में, कोवलम तमिलनाडु का 2020 में, ईडन पुदुचेरी का ईडन जो है 2020 में,
मिनीकाय थुंडी और कदमत लक्षद्वीप के 2022 में, गोल्डन बीच पूरी उड़ीसा का 2020 में। भारत में अब कुल 14 तट हो गए हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। दुनिया में 4000 से अधिक तटों को यह प्राप्त हो चुका है। सर्वाधिक प्रमाणन स्पेन के तटों को मिला है, 729 तटों को। काउंसिल ऑफ यूरोप फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ, ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संधि है। सितंबर 2024 में संधि स्थापित हुई। किसके द्वारा? अमेरिका, ईयू यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के द्वारा संयुक्त रूप से। पहली राष्ट्रीय पुरालेख डिजिटल संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? हैदराबाद, तेलंगाना में पहली राष्ट्रीय पुरालेख डिजिटल संग्रहालय। नीलावू कुदिचा सिंघगल एस सोमनाथ की पुस्तक है, पूर्व इसरो प्रमुख हैं, इनकी पुस्तक है नीलावू कुदिचा सिंघगल। मिथुन चक्रवर्ती 54वां दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार इनको प्रदान किया गया, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 1976 में पहली फिल्म इनकी जो थी मृगया थी, ठीक है, याद रखिएगा मिथुन चक्रवर्ती की पहली फिल्म कौन थी? मृगया। मृगया। 53वां जो मिला था दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वहीदा रहमान जी को मिला था। तृष्णा मिशन इसरो ने, जो इसरो भारत का है और सीएनईएस फ्रांस के साथ संयुक्त रूप से उपग्रह मिशन शुरू किया है जिसका नाम तृष्णा है। फ्रांस की जो संस्था है सीएनईएस और भारत का इसरो, इसका संयुक्त मिशन है। तृष्णा का फुल फॉर्म है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। प्राकृतिक संसाधनों की खोज के लिए मुख्यतः यह मिशन शुरू किया गया है। यूरो नोवल 2024 अक्टूबर 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी है। भारत भी 104 आमंत्रित देशों में शामिल था। अभेद एडवांस बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफेट, डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली के द्वारा संयुक्त रूप से इसको विकसित किया गया है। यह क्या है? हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट है। हंगरी 3 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री विक्टर ओबर्न के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने की घोषणा इसने कर ली और ऐसा करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। आईसीसी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, 17 जुलाई 1998 के रोम संविधि के द्वारा वर्ष 2002 में इसकी स्थापना की गई। 1 जुलाई 2002 से ये चालू हो गया इसमें काम होना। हेडक्वार्टर इसका नीदरलैंड के द हेग में है जहां पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी मुख्यालय है। कन्नडिप्पया केरल का पारंपरिक हस्तशिल्प है, जीआई टैग इसको मिला है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। यहाँ 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन 4 अप्रैल 2025 को किया गया। विषय या थीम क्या है इसकी? समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। बैंकॉक विजन 2030 इसमें अपनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसमें भाग लिया। कब? 3 से 4 अप्रैल 2025 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी थाईलैंड की यात्रा में रहे। 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र के आधार पर बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। आरंभ में 4 सदस्य इसमें थे, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। तब इसका नाम बिस्ट ईसी था। 1977 में म्यांमार भी इसमें शामिल हो गया, तब इसका नाम बिम्स्ट ईसी हो गया। और 2004 में नेपाल और भूटान भी शामिल हो गए, तब इसका नाम बिम्स्टेक हो गया जो वर्तमान में है। मुख्यालय कहाँ है इसका? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। प्रधानमंत्री मोदी की बांग्लादेशी अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के साथ इस दौरान द्विपक्षीय बैठक भी आयोजित की गई। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका की 3 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो पहुंचे 4 से 6 अप्रैल 2025 के दौरान। प्रधानमंत्री मोदी की चौथी श्रीलंका राज्य की यात्रा थी। 2015, 2017 और 2019 में भी प्रधानमंत्री श्रीलंका गए थे। प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका का शीर्ष सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके पश्चात प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु, भारत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया जिसकी लंबाई 2.08 किलोमीटर है। यह ब्रिज रामेश्वरम
जो कि पंबन द्वीप को भारत की मुख्य भूमि जो मंडपम है उससे जोड़ता है, तमिलनाडु से। पुराना जो पुल था इसी नाम से जंग लगने के कारण वर्ष 2022 में बंद कर दिया गया था। नया ब्रिज 100 स्पैन से मिलकर बना है। यह 5 मिनट में 22 मीटर तक ऊपर उठ सकता है। हंसा थी स्वदेशी रूप से विकसित प्रशिक्षण विमान है। भारत का पहला स्वदेशी उड़ान प्रशिक्षण विमान भी है ये। हाल ही में मंजूरी इसको प्रदान की गई। 2 सीटों वाला यह विमान है। इसका डिजाइन और डेवलपमेंट CSIR की NAL प्रयोगशाला में किया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा आयुष्मान भारत जो योजना है उसको लागू कर दिया गया। 35वां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गया आयुष्मान भारत लागू करने वाला। पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य है जहां पर अभी ये लागू नहीं है। चीन EH216S ई हैंग कंपनी के द्वारा विकसित दुनिया की पहली अत्याधुनिक एयर टैक्सी है जिसका नाम है EH216S। मातृ मृत्यु दर के रुझान 2000 से 2023 रिपोर्ट हाल ही में सरकार द्वारा जारी की गई। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस मैटरनल मोर्टेलिटी एक्टिमेशन इंटर एजेंसी ग्रुप, इसकी रिपोर्ट है जिसको सरकार ने हाल ही में जिसकी चर्चा की, PIB में भी आया, जिसमें WHO, यूनिसेफ, UNFPA, विश्व बैंक समूह, UNDESA ये संस्थाएं शामिल हैं इस रिपोर्ट को तैयार करने में। रिपोर्ट की खास बात क्या रही? वर्ष 2023 में मातृ मृत्यु दर में भारत विश्व में दूसरे पायदान पर है। कब? वर्ष 2023 में। नाइजीरिया पहले स्थान पे है, 75,000 मातृ मृत्यु हुई यहाँ पे। विश्व का 28.7% नाइजीरिया में मातृ मृत्यु दर पाई जाती है। भारत और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में 19,000 मौतें दर्ज की गई जो कि विश्व का 7.22% है। ठीक है। पाकिस्तान में 11,000 मौतें दर्ज की गई। तीसरे पायदान पे पाकिस्तान रहा। केवल इन्हीं 4 देशों में 10,000 से अधिक मौतें हुई हैं। ठीक है, सॉरी 1 लाख से अधिक मौतें केवल इन 4 देशों में हुई हैं। पहले स्थान पे नाइजीरिया, दूसरे स्थान पे भारत और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो रहे, तीसरे पे पाकिस्तान। वर्ष 2023 में 2,60,000 मातृ मृत्यु, जिसमें प्रतिदिन 712 ये आएंगे लगभग मृत्यु हुई 2023 में। वर्ष 2000 की तुलना में 40% की कमी 2023 में देखी गई। पहली बार किसी भी देश में MMR जो मातृ मृत्यु दर है बहुत अधिक नहीं होने का अनुमान लगाया गया। हालांकि क्षेत्रीय असमानताएं बहुत हैं, जैसे उप सहारा अफ्रीका में विश्व का 70% मातृ मृत्यु दर पाई जाती है। चीन में वर्ष 2023 में 1400 मातृ मृत्यु दर मातृ मृत्यु पाई गई। भारत में वर्ष 2000 में MMR जो मातृ मृत्यु दर है 362 थी, जो वर्ष 2023 में 80 हो गई। 78% की गिरावट मातृ मृत्यु दर में आई है। ठीक। सर प्रमुख कारण क्या रहा मातृ मृत्यु में कमी का? तो रक्तस्राव, सॉरी मातृ मृत्यु होने का, जो माताओं की मृत्यु हो जाती है प्रसव के दौरान या बाद, तो सबसे प्रमुख कारण क्या रहा? रक्तस्राव। कलम और कवच 2.0 संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र है। ठीक है, SC जिसका नाम है CEN जोस, इसके द्वारा नई दिल्ली में दूसरा रक्षा साहित्य महोत्सव जिसका नाम कलम और कवच 2.0 है आयोजित किया गया। किसके तहत? रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में। कब आयोजित किया गया? 15 अप्रैल 2025 को। रक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है, आपको पता है। उसी को आगे बढ़ाते हुए कलम और कवच 2.0 सम्मेलन में भी इस बात पर चर्चा की गई, प्रमुखता से रखा गया। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 4 से 15 अप्रैल 2025 के दौरान उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया। पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर 5वीं बार ये टूर्नामेंट जीत लिया। उत्तर प्रदेश ने मणिपुर को हराकर कांस्य पदक जीता है इसमें। मॉडल E5 और E3 जापानी शिंकानसेन ट्रेनें हैं, बुलेट ट्रेनें इनको कहा जाता है, शिंकानसेन ट्रेनें जापान में। हाल ही में जापान ने भारत को ये दोनों ट्रेनें निःशुल्क प्रदान की हैं। ये ट्रेनें 2026 में भारत आएंगी। ये ट्रेनें मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए परीक्षण वाहन का टेस्टिंग व्हीकल्स का काम करेंगी। न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ कमेटी
तमिलनाडु सरकार के द्वारा केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए इस समिति का गठन किया गया है। ये समिति उस समिति की याद दिलाती है जिसका गठन लगभग 50 वर्ष पूर्व तमिलनाडु के सीएम सीएन अन्नादुराई द्वारा डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार की अध्यक्षता में किया गया था 1969 में। इसने अनुच्छेद 356 को निरस्त करने की सिफारिश और योजना आयोग की आलोचना की थी। IISR सूर्या भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रस्तुत हल्दी की नई किस्म है। क्या नाम है? IISR सूर्या। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र। भगवत गीता में कुल कितने श्लोक हैं दोस्तों? 700 श्लोक। नाट्य शास्त्र में कुल कितने श्लोक हैं? 36,000 श्लोक। भगवत गीता महाभारत का भीष्म पर्व का हिस्सा है, महाभारत के भीष्म पर्व का। वेद व्यास के द्वारा रचित महाभारत का एक भाग है। नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की थी। यूनेस्को की अभी चर्चा में क्यों रहे? यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इनको शामिल किया गया, इन दोनों को। यूनेस्को ने वर्ष 1992 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अब इस रजिस्टर में भारत की 14 प्रविष्टियां हैं। पहली प्रविष्टि कौन थी? 1997 में IAS तमिल मेडिकल पांडुलिपि संग्रह। ऑपरेशन अटलांटा यूरोपीय संघ नौसेना द्वारा, यूरोपीय संघ नौसेना को यूना भी कहा जाता है, ठीक है, यूना 4 भी कहा जाता है। यूना 4 का यूरोपीय संघ नौसेना द्वारा वर्ष 2008 में आरंभ सोमालिया के पास समुद्री डकैतों के विरुद्ध मिशन है जिसका नाम है ऑपरेशन अटलांटा। हाल ही में यूना 4 चर्चा में रहा जब यूना 4 ने भारत के साथ इस मिशन के तहत संयुक्त नौसेना अभ्यास का प्रस्ताव रखा। बाद में अभ्यास हुआ भी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025, वो लिस्ट में आप देख लोगे कब हुआ ये अभ्यास, कहाँ हुआ। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 टाटा ट्रस्ट के द्वारा 15 अप्रैल 2025 को जारी किया गया, जिसमें प्रति 10 लाख आबादी पर मात्र 15 जज पाए गए हैं देश में। तो देश में प्रति 10 लाख आबादी पर कितने जज हैं? मात्र 15 जज हैं। हालांकि 50 की सिफारिश की गई है, लेकिन 15 जज का होना बताता है कि जुडिशरी में अभी काफी सुधार की आवश्यकता है, खास करके नियुक्तियों में। कुल जज कितने हैं? 21,285। रिक्तियां सुप्रीम कोर्ट में 6%, हाई कोर्ट में 14%, अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्तियां 33% रिक्तियां हैं। महिला जज की बात करें तो जिला व सत्र न्यायालय में 38% कुल महिला जज हैं। न्यायपालिका पर खर्च में देखा जाए तो 182 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खर्च होता है न्यायपालिका पर, हर व्यक्ति का। पुलिस बल व न्यायपालिका दोनों में SC ST OBC आरक्षण कोटा पूरा करने वाला एकमात्र राज्य कौन है? यहाँ दिया नहीं है। पुलिस बल व न्यायपालिका में दोनों में SC ST OBC आरक्षण कोटा पूरा करने वाला एकमात्र राज्य कर्नाटक है। यहाँ पर कर्नाटक राज्य आप लिख लीजिएगा। रैंक अगर बात करें तो कर्नाटक ही पहले पायदान पे है, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे तेलंगाना, चौथे पे केरल, पांचवे पे तमिलनाडु न्याय प्रदान करने में। न्यूनतम पायदान पे पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में है। किसमें? बड़े और मध्यम राज्यों में। छोटे राज्यों की श्रेणी में सिक्किम पहले स्थान पे, दूसरे पे हिमाचल प्रदेश, तीसरे पे अरुणाचल प्रदेश और निम्नतम पायदान पे छोटे राज्यों में है गोवा। तो आज के लिए इतना ही। 2 से 3 पार्ट्स में हो सकेगा, बाकी के 2 पार्ट कल और परसों में, मतलब कल और परसों में कंप्लीट कर देंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।